साथियों, जनवादी लेखक संघ लखनऊ इकाई के 2 दिवसीय इस वार्षिक आयोजन के पहले दिन के दूसरे सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पूर्व में ही आपको बताया गया है कि यह 2 दिवसीय कार्यक्रम हम सबके प्रिय वरिष्ठ कवि राजेश जोशी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है और हमने पहले सत्र में उनका कविता पाठ भी सुना है। इस सत्र में वो आपके पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने के लिए भी उपस्थित रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में डालेंगे हमें। इस सत्र के प्रमुख जो वक्ता हैं वरिष्ठ कवि मदन कश्यप जी, आलोचक अनुवादक अरुण होता, कवि आलोचक अनिल त्रिपाठी। विषय परिवर्तन करेंगे जनवादी लेखक संघ लखनऊ इकाई के अध्यक्ष नलिन रंजन सिंह। तो साथियों, आइए हम चलते हैं और इस सत्र को आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं विषय परिवर्तन के लिए जनवादी लेखक संघ लखनऊ इकाई के अध्यक्ष नलिन रंजन सिंह, कवि आलोचक। आपका स्वागत है। धन्यवाद ज्ञान प्रकाश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा कि इस कार्यक्रम में राजेश जोशी जी ने अपने व्यस्ततम क्षणों में से समय निकाला और आज वे पहले सत्र में कविता पाठ करने के लिए आए और दूसरे सत्र में हमारे साथियों के जो सवाल आएंगे, जो सत्र भी चल रहा है, उस सत्र में उन सवालों के जवाब देने के लिए भी वे उपस्थित। 75वां साल किसी के भी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण साल होता है और राजेश जोशी जी के 75वें साल के स्वागत के लिए सुबह के सत्र में भी नीलेश रघुवंशी जी, महेश आलोक, मणिमोहन मेहता और रश्मि भारद्वाज ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई और हमारे तमाम साथियों ने उस सत्र को देखा, सुना। इस सत्र में मैं वरिष्ठ कवि मदन कश्यप का सबसे पहले स्वागत करता हूं जनवादी लेखक संघ की ओर से कि उन्होंने अपना समय निकाला है और आज वे 1980 के बाद की हिंदी कविता और राजेश जोशी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। अरुण होता जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आलोचना की दुनिया में आज उनका जाना माना नाम है, अनुवाद की दुनिया में पहचाने हुए नाम है। तो अरुण होता जी कविता और कहानी दोनों को लेकर के, खास तौर से नए लोगों को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण लिख रहे हैं और उन्होंने पुराने से लेकर के नए तक की एक जो श्रृंखला बनाई है लेखन की, उसमें जो कड़ियां समाहित हैं उनमें राजेश जोशी जी भी हैं और एकदम हम लोगों के समय की नई पीढ़ी भी। तो देखा जाए तो अरुण होता जैसे महत्वपूर्ण आलोचक का आज होना हम लोगों के लिए एक खुशी की बात है और मैं उम्मीद करता हूं कि अरुण होता जी आज राजेश जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर महत्वपूर्ण ढंग से अपनी बात रखते हुए ये बताएंगे कि 1980 के बाद की हिंदी कविता में राजेश जोशी की क्या भूमिका है। हमारे तीसरे जो वक्ता हैं हमारे मित्र अनिल त्रिपाठी, कवि और आलोचक। उनका भी मैं स्वागत करता हूं जनवादी लेखक संघ की ओर से। और चूंकि अनिल का काम कविता की आलोचना पे बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें विजय देव नारायण शाही की कविता आलोचना पर देवी शंकर अवस्थी सम्मान भी प्राप्त हो चुका है और उनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो अनिल त्रिपाठी अभी जुड़ेंगे हम लोग से और उनकी महत्वपूर्ण बातें हम लोग विषय पर सुनेंगे। और पहले भी वे राजेश जोशी पर लिख चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी अपने वक्तव्य में वे महत्वपूर्ण बातों से हम लोगों को लाभान्वित करें। ज्ञान प्रकाश जी, आपका भी स्वागत है और आप जिस तरह से सत्रों का संचालन कर रहे हैं और जिस तरह से बखूबी इस कार्यक्रम के तकनीकी पक्ष को संभाले हुए हैं, उसके लिए मैं आपको स्वागत के साथ साथ, बधाई के साथ साथ धन्यवाद भी देता हूं कि बगैर आपके यह कार्यक्रम संभव नहीं था।
तो इतनी सारी बातों के बाद अगर किसी मुद्दे की ओर हमको बढ़ना है तो वो मुद्दा ये है कि 1980 के बाद की हिंदी कविता और राजेश जोशी। अब आप देखिए 1980 को हम लोग केंद्र में रख करके विषय को शुरू कर रहे हैं और 1980 में ही राजेश जी का पहला संग्रह आया था, एक दिन बोलेंगे पेड़। और उसके बाद उनके लगातार संग्रह आते रहे। 5 साल बाद मिट्टी का चेहरा, फिर 9 साल बाद नेपथ्य में हंसी, और फिर 6 साल बाद दो पंक्तियों के बीच, और फिर 6 साल बाद चांद की बर्तन। ये संग्रह उनके इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन संग्रहों की कविताओं को अगर हम पढ़ते चलें तो एक रैखिक इतिहास हिंदी कविता का बनता चला। और न सिर्फ रैखिक इतिहास अपितु एक प्रवृत्तिगत रुझान भी उनकी कविता से हमें साफ साफ दिखती है। अब आप देखिए कि 1980 के आसपास का माहौल क्या था, जो एक पूरी कविता में आंदोलनों की परंपरा थी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता। वो आंदोलन एक तरह से 80 के आसपास आकर के दम तोड़ देते हैं और समकालीनता पर बात। और जब राजेश जोशी जी का संग्रह आता है तो उस समय भी वो उस समय की कविता के 20 साल पीछे आप जा सकते हैं, उस समय की तत्कालीन कविता के बारे में भी बात कर सकते हैं, और आने वाली कविता की जो पदचाप है वह भी उनके यहाँ सुनाई देती है। अब आप देखिए कि उस समय जब राजेश जोशी लिखना शुरू कर रहे थे तो कितने कवि पहले से लेखन में जुटे हुए थे। वो चाहे अज्ञेय हो, नरेश मेहता हो, शमशेर हो, भवानी प्रसाद मिश्र हो, रघुवीर सहाय हो, विजयदेव नारायण शाही हो, कुंवर नारायण हो, केदारनाथ सिंह हो, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, और एक जो 7वें दशक के आसपास के भी जो लोग लिखने वाले थे इन वरिष्ठों के अलावा, उनमें आप मलयज, चंद्रकांत देवताले, विनोद कुमार शुक्ल, आलोक धनवा, कुमार विकल, नीलाभ, लीलाधर जगूड़ी, वेणुगोपाल, विजेंद्र, ऋतुराज, पंकज सिंह, ज्ञानेन्द्रपति, मंगलेश डबराल, प्रयाग शुक्ल, ऐसे तमाम नाम हैं जो उस समय जब राजेश जी ने लिखना शुरू किया था तो वो लिख रहे थे। और इन लोगों के भी कोई न कोई संग्रह उस समय आए हुए। शायद यही वजह थी कि उस समय अशोक वाजपेयी ने कविता की वापसी का एक नारा दिया था कि कविता की वापसी हो रही। अब उस कविता की वापसी में उनकी पीढ़ी के भी तमाम कवि, अरुण कमल, उदय प्रकाश, मनमोहन, विष्णु नागर, विजय कुमार, असद जैदी, ये लोग भी लिख रहे। तो ये एक बड़ा ही उज्जवल, बड़ा चमकीला सा दौर 80 के बाद का आता है। और उन चमकीले नक्षत्रों में जो अपनी सबसे तेज चमक बिखेरते हैं वो है राजेश जोशी। आज उस पूरे परिदृश्य को उठा करके देखें, और जैसा मैंने बताया कि 80, 85, 1994, 2000 और 2006 और उसके बाद की कविताएं अगर आप पढ़ते हैं तो एक ये पीढ़ी थी जो राजेश जी के पहले, राजेश जी के समकालीन या राजेश जी के साथ शुरू की थी, और उसके बाद की पीढ़ियां भी आ रही थी। जब इन्होंने 90 के बाद लिखना शुरू किया तो बहुत सारे परिवर्तन। जब कविता आंदोलन खत्म हुआ और एक तरह से जो अति क्रांतिकारी कविताएं लिखी जा रही थी, उन अति क्रांतिकारी कविताओं का भी एक तरह से समापन होता है 80 के बाद। और 80 तक आते आते वो आंदोलन भी एक तरह से कमजोर पड़ जाता है और समकालीनता पर नए सिरे से बहस होती है। ऐसे में राजेश जोशी की कविताएं कितने महत्वपूर्ण तरीके से अपनी भूमिका अदा करती हैं, ये देखे जाने की बात है, जिसको हमारे वक्तागण बताएंगे भी और उन पर विचार होना भी चाहिए। आगे हम देखें कि सोवियत संघ के विघटन के बाद की जो स्थितियां हैं वो भी हमें 80 के बाद की कविता में दिखाई देती। दूसरी परिघटना ये घटित होती है कि देश में मंडल कमीशन लागू होता है और ढेर सारे
मंडल और कमंडल को लेके आंदोलन शुरू होते हैं और बाबरी विध्वंस की भी घटना होती है। और इन 4 घटनाओं के आगे चल करके जो एक 5वीं परिघटना हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण घटित होती है वो है उदारीकरण। जो आर्थिक उदारीकरण के नाम पर WTO के बाद जो नई आर्थिक नीति आई, उसने जो भूमंडलीकृत समाज विकसित किया, उसमें जो बाजारवादी व्यवस्था आई, वो इन 5 हम कहेंगे अगर ये किसी हाथ की 5 उंगलियों की तरह हैं और उनको मुट्ठी बना दें तो ये 5 तत्व मुट्ठी बनकर राजेश जोशी की कविता में दिखाई। राजेश जोशी की कविता में जितनी राजनीति है उतनी सहजता भी है। राजनीतिक संदर्भों से कतई अछूते नहीं। जिद जैसी कविता, जिद भाग 1 भाग 2 दोनों पढ़िए, जिद जैसी कविता राजेश जोशी लिख सकते। बेजोड़ कविता है और वे निराशा को धता बता। मारे जाएंगे जैसी कविता, धर्म के विरुद्ध कविता, ये राजेश जोशी लिख सकते थे, जो अपने समय के सरोकारों को बहुत जीवंतता के साथ अपनी कविता में लेकर के आ रहे। और वहीं दूसरी ओर एक आप देखिए कि उनकी कविताओं में पेड़ भी है, बच्चे भी हैं, गेंद भी है, प्याज भी है, घोड़ा भी है, बाल्टी भी है, इत्यादि भी हैं, सहायक क्रियाएं भी हैं, टेलीफोन भी है, वे तस्मे बांधने के लिए झुकते हैं तो उस पर भी कविता है, प्रधानमंत्री के नाम भी चिट्ठी लिख देते हैं और सड़क पर काम पर जा रहे बच्चों की भी चर्चा कर देते हैं। बच्चे जितनी शिद्दत के साथ उनकी कविता में हैं और समय को बयान करते हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। अब जो नए दौर का पूरा संदर्भ है, उस नए दौर में भी अगर हम देखें तो उनकी कविता में बच्चे निकल करके आते हैं और ये जो बच्चे हैं वे साफ साफ नए जमाने के बच्चे, और नए जमाने के जो बच्चे हैं वे कुछ ज्यादा जानकारी रखते हैं। हमारे समय के बच्चे, इस शीर्षक से उनकी कविता है। तो हमारे समय के जो बच्चे हैं वो पूरे समय को बता देते हैं। तकनीक से जिस तरह जुड़े हुए बच्चे हैं वो समय को बता देते। तो समय की एक, मैंने जैसा आरंभ में बताया कि एक रैखिक व्याख्या, एक विकास क्रम को बताता हुआ कवि कोई अगर हमारे बीच है, या 2006 के बाद भी, चांद की वर्तनी को छोड़ दीजिए जहां वो चांद को 2 बार कहना चाहते हैं, चांद चांद वर्तनी लगाने को और चांद के लिखने को संदर्भों को लेकर के कितनी खूबसूरत, कितनी मासूमियत से राजेश जोशी अपनी बात को कहते हैं। इन सारे संदर्भों को लेकर के 2006 के बाद की कविताओं पर भी हम अगर विचार करें, आज जो कविताएं राजेश जोशी जी ने पहले सत्र में सुनाई, उन कविताओं पर विचार करें तो एकदम अपडेट है। 75 साल की उम्र में एक कवि अपने समय को रगड़ता हुआ, रगेदता हुआ, समय को एकदम अपनी भाषा में डिक्टेट करता हुआ कि इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, और तानाशाह को चुनौती देता हूं, इस तरह का कवि विरल है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि केदार जी के जाने के बाद, कुंवर नारायण के जाने के बाद हमारे बीच राजेश जोशी है। और आज की तारीख में मैंने बताया कि 1980 के बाद की जो हिंदी कविता है उसमें बाद की भी पीढ़ियां आ गई हैं। नई पीढ़ियों के दौर में भी वो लिख रहे हैं, जो 90 के बाद की पीढ़ी है, 2000 बाद की पीढ़ी है। तो लगभग 4-5 पीढ़ियां आप देखिए ना, आगे से लेकर के अगर हम जितेंद्र श्रीवास्तव तक आए तो ये 4-5 पीढ़ियों के दरमियान राजेश जोशी का लेखन है, और हर जगह वो अलग दिखाई देते हैं, अपनी पहचान सिद्ध करते हैं, और उस पहचान से साबित होता है कि राजेश जोशी की कविताएं कितनी कालजयी हैं, काल को अतिक्रमित करती हैं और काल के साथ जुड़ी। तो ऐसे विरले, ऐसे महत्वपूर्ण, ऐसे चमकीले कवि को पाकर के हम सब सौभाग्यशाली हैं। और आज की तारीख में हिंदुस्तान में हिंदी की कविता में अगर मुझे चुनना हो, एक पहला नाम बताओ जो 1980 के बाद की हिंदी कविता में है,
जिसे तुम सबसे बड़े कवि के रूप में देखना चाहते हो, तो इस पर आप वाद विवाद करने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु मेरा मानना है वह नाम राजेश जोशी। तो ऐसे विरले कवि को अपने बीच हम पा करके खुशकिस्मत हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वे अपना 75 वर्ष का ये जो प्लेटिनम जुबली ईयर चल रहा है, इसको खूब खुशी से मनाएं, अच्छी कविताएं हम लोगों के लिए देते रहें, दीर्घजीवी हों, शतायु हों, और हम लोग उनसे और कविताएं पाते हैं। ज्ञान भाई, 15 मिनट का समय था, 15 मिनट बीत चुका, इसलिए मेरी बात यहीं पे समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। साथियों, अभी जिस कविता की चर्चा आलोचक नलिन रंजन सिंह कर रहे थे, मैं उसकी जिद कविता, उसके संग्रह के भूमिका से मैं कुछ पंक्तियां जो है यहाँ पे पढ़ रहा हूँ कि समय के अंतर विरोधों और विडंबनाओं को व्यक्त करने और प्रतिरोध के नए उपकरण तलाश करने की बेचैनी हमारी पूरी कविता की मुख्य चिंता है। उसमें कई बार निराशा भी हाथ लगती है और उदासी भी, लेकिन साधारण जन के पास जो सबसे बड़ी ताकत है और जिसे कोई बड़ी से बड़ी वर्चस्वशाली शक्ति और बड़ी से बड़ी असफलता भी उससे छीन नहीं सकती है, वह है उसकी जिद। मेरी इन कविताओं में यह शब्द कई बार दिखाई देगा। शायद यह जिद ही है जो इस बाजारू समय में भी कवि को धुंध और विभ्रमों के बीच लगातार अपनी जमीन से विस्थापित किए जा रहे मनुष्य की निरंतर चलती लड़ाई के पक्ष में रचने की ताकत दे रहा है। सबसे कमजोर रोशनी भी सघन अंधेरे का दंभ तोड़ देती है। निश्चित ही यह जिद ही है जो राजेश जोशी को एक बड़े कवि के तौर पे और उनकी कविता को एक बड़े वितान पर स्थापित करती है। मैं आज इस कार्यक्रम के प्रथम वक्ता के तौर पे युवा कवि आलोचक अनिल त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूँ। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद ज्ञान जी। ये जो विषय है 8वें दशक के बाद की हिंदी कविता और राजेश जोशी, इस विषय पर मुझे जो बात कहनी है वो ये कि मूलतः 90 के बाद की कविता और उसके पूर्व एक दशक की कविता का संबंध जिस तरह से राजेश जोशी से बनता है, वो मेरे लिए इस मायने में महत्वपूर्ण है कि राजेश जोशी की कविताएं 80 के बाद से लेकर के 2020 तक लगभग 40 साल जो ये बीते हैं, इन 40 सालों में अगर कविता के इतिहास को आप देखें और समय के इतिहास को आप देखें, तो आप समय का एक समानांतर इतिहास लिख सकते हैं राजेश जोशी की कविताओं से। 80 के बाद की हिंदी कविता का जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या है? हम सब जानते हैं कविता के बाद और नक्सलवाड़ी मूवमेंट के बाद की जो कविता थी, उससे आगे की कविता है 8वें दशक की कविता। और इस कविता को सामने ले आने में राजेश जोशी और राजेश जोशी की जो पीढ़ी है, जिसे हम 8वें दशक की पीढ़ी के नाम से जानते हैं, उन सबका योगदान है। दरअसल ये जो 8वां दशक है वो एक हद तक कह लीजिए कि कविता और ये जो कुमार विकल और वेणुगोपाल और ये जो पूरा नक्सल मूवमेंट है उससे जुड़े कवियों के बाद का समय है। ये जो समय है इसने नए तरीके से अपने आप को रचा है और इस रचाव में उसने अपने समय की जो आहटें हैं उनको पहचाना है। 80 में राजेश जोशी का संग्रह आता है एक दिन बोलेंगे पेड़, और एक दिन बोलेंगे पेड़ नाम का जो संग्रह है, अगर आप उसमें देखें तो अभी भी इस संग्रह में, चूंकि राजेश जी का पहला संग्रह है प्रमुख रूप से, इसके पहले समरगाथा भी आया था 77 में, तो एक दिन बोलेंगे पेड़ में कुछ ऐसी ध्वनियां मौजूद हैं जिससे लगता है कि अभी पूरी तरह से जो उनकी पृष्ठभूमि है उससे मुक्त नहीं हुए हैं। मैं जब ये बात कह रहा हूं तो मैं आपको एक कविता का जिक्र करना चाह रहा हूं जहां पर वो एक
बारूदी रंग के चिड़िया का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि बारूद के रंग की चिड़िया, बारूद का स्वभाव भी सीख, उड़ना गाना तो ठीक, ताव खाना भी सीख। ये मूल रूप से अपने पूर्ववर्ती परंपरा की जो कविता है उसकी पृष्ठभूमि से उपजी हुई ये कविता है। उसी संग्रह में एक कविता सलीम और मैं और 59 का साल है और ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है क्योंकि ये कविता एक प्रकार से आने वाले समय में जो बार बार घटनाएं होने वाली हैं उसका भी एक पता देती है। और अतीत की बात तो 59 के साल जो एक दंगा हुआ था, सांप्रदायिक दंगा, उसकी चर्चा यहाँ इस कविता में है। और उस कविता में राजेश जोशी कहते हैं, ये कैसी बात, ये कहां से बात आ रही है। मैंने तुमसे पूछा था, हवाओं में कबूतर हैं, ये तुमने कहा था। हवाओं में कबूतर मर रहे हैं, ये तुमने कहा था। ये जो हवाओं में कबूतर का मरना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रूपक है जो एक प्रकार से एक विशेष प्रवृत्ति को ध्यान में रख करके एक बड़ा रूपक रचती है। क्योंकि ये हवाओं में कबूतर का जो मरना है, ये केवल 59 के साल की बात नहीं है, ये इसका एक जो संकेतार्थ है वो काफी बड़ा है। 85 के आसपास की जो कविता है, बसंत जैसी कविता जो राजेश जोशी लिखते हैं, और भोपाल की गैस त्रासदी को ध्यान में रख करके लिखते हैं, इस हवाओं में कबूतर का मरना उससे भी जुड़ता है। दिसंबर 92 में जो उन्होंने कविताएं लिखी उसका भी संबंध उससे बनता है। इसके पहले मेरठ 87 को लेकर के उनकी कविताएं हैं, उससे भी उसका संबंध बनता है। तो एक प्रकार से जो सांप्रदायिक जो उन्माद है, जो प्रायः 90 के बाद के दौर में पूंजी और धर्म और राजनीति की तिकड़ी के बीच ज्यादा बढ़ा है, उसका कहीं न कहीं संकेत वो अपने पहले संग्रह में दे देते हैं। तो एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा तक आते आते राजेश की कविता अपने जमीन से जुड़ती है और उस जमीन के तमाम सारे रंग उस संग्रह में मौजूद हैं। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि 80 के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है 80 के बाद की कविता का, वो 90 का दशक है। 90 का दशक इसलिए क्योंकि 90 के बाद पूरे ये जो क्लासिकल पूंजीवाद है उसका जो तमाम सारा जो ढांचा है वो इस देश में बदलता है और उसकी जगह एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, एक भूमंडलीकृत पूंजीवाद जो है जगह घेरता है। और ये जो भूमंडलीकृत पूंजीवाद है, इस पूंजीवाद ने न केवल कह लीजिए कि तकनीक और राजसत्ता के बल पर समाज में बहुत सारी ऐसी स्थितियों को जन्म दिया जिसका सामना हम सब लोगों ने देखा। तो 90 के बाद पूरा एक दृश्य बदलता है और उस दृश्य को रेखांकित करती हुई तमाम सारी कविताएं सामने आती हैं। राजेश जोशी का जो संग्रह नेपथ्य में हंसी, वो संग्रह मुझे लगता है कि न केवल राजेश जोशी की काव्य यात्रा का एक टर्निंग पॉइंट है, बल्कि वो एक हद तक कह लीजिए कि 90 के बाद आए हुए बदलावों की गहरी शिनाख्त करता है। और नेपथ्य में हंसी पहला ऐसा संग्रह है एक प्रकार से राजेश जोशी की काव्य यात्रा में जो राजेश जोशी को एक लगभग स्टार कवि के रूप में प्रतिष्ठित करता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि उसी संग्रह में मारे जाएंगे जैसी कविता शामिल है। यद्यपि ये कविता सितंबर 88 में लिखी गई थी, लेकिन ये जो संग्रह, जैसे मैंने कहा कि एक क्वालिटेटिव लीप है उनकी रचनात्मक यात्रा का। इसी संग्रह में पहली ही कविता अगर आप लें, जो नेपथ्य में हंसी संग्रह है, उसकी पहली कविता वो जन्म कविता है। तो ऐसा लगता है कि एक कवि की खुद जमीन पर एक नया अंकुरण, क्योंकि जहां पर वो पहली कविता के अंत में आता है कि एक बंजारी एक बच्चे को जन्म दे रही है, तो वो जो जन्म है, वो जो गर्भस्थ शिशु का नया आना है और बंजारन का जो ये बिंब है, ये जो रूपक है, उसमें राजेश की कविता का जो स्वभाव है उनका, जहां पर एक खिलंधड़ापन, जहां पर एक अनुशासन जिसका निगेट लगातार राजेश जोशी करते हैं,
जिसको मैं कहूंगा कि वो हर तरह के किसी भी व्याकरण का निषेध करते हैं, वो कविता में दाखिल होता है। तो जन्म से मुझे ये लगता है कि वो एक नए तरह का जो प्रस्फुटन है कविता के क्षेत्र में वो दिखाई देता है। इसलिए ये संग्रह जो है, मैंने कहा कि एक क्वालिटेटिव लीप है राजेश जी की काव्य यात्रा में, एक गुणात्मक छलांग है। बच्चे काम पर जा रहे हैं जैसी कविता इसी संग्रह में है। इसी संग्रह में प्रजापति नाम की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं कि चीजों का हूबहू दिखना मुझे पसंद नहीं है कविता में। आप ध्यान दें कि जहां पर राजेश जोशी के बारे में प्रायः ये कहा जाता है कि वो यथार्थ के कवि हैं, लेकिन राजेश जोशी खुद इस बात को कह रहे हैं कि मुझे कविता में चीजों का हूबहू दिखना पसंद नहीं है। यानी कि जो यथार्थ है वो यथार्थ ठीक उसी तरह से नहीं है जैसा सामने दिखता है, बल्कि वो एक पुनर्रचित यथार्थ है। रचना पुनर्रचित यथार्थ का उपनिवेश है। राजेश जोशी की रचनाएं उनके समसामयिक पुनर्रचित यथार्थ का पुनर्रचित यथार्थ है। तो एक हद तक आप कह लीजिए कि अपने समय को वो देखते हैं और देखते हुए उस यथार्थ का वो एक प्रकार से उस यथार्थ को एक नया रूप देते हैं, एक नया जन्म देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये कविता, ये संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, इस संग्रह से मेरा संबंध ये है कि मैं 94 में एमए किया और इस संग्रह को मैंने देखा, और उस संग्रह की जो कविता जिसमें मारे जाएंगे जैसी कविता शामिल है, वो कविता एक सितंबर 88 में प्रकाशित हुई। तो उस 88 के समय मैं इलाहाबाद में था, और इलाहाबाद में जैसे वो कविता आई उसके बहुत सारे पोस्टर बने, और उन पोस्टरों में बहुत सारे पोस्टर जो बने उनमें से एक पोस्टर मेरे पास भी था। तो मारे जाएंगे कविता का इतना क्रेज था कि वो लगभग हर जो भी साहित्य से जुड़ा हुआ विद्यार्थी था वो उसके कमरे में वो कविता हुई थी। मुझे इसलिए महत्वपूर्ण लगती है क्योंकि ये इस कविता की एक बड़ी खासियत ये कि बहुत देखने में बहुत छोटी कविता है, बहुत लंबी कविता नहीं है। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, यहां से कविता शुरू होती है और बमुश्किल आगे 12-13 पंक्तियां और हैं छोटी छोटी। कटघरे में खड़े कर दिया जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, उनकी, ये डबल इन्वर्टेड कामा में है, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है निहत्थे और निरपराध होना, जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। इस कविता ने राजेश जोशी को एक स्टारडम दिया, लेकिन इस कविता को जब मैंने पहली बार पढ़ा, आप कह सकते हैं कि 88-89 में हम लोगों ने 88 में एडमिशन ही लिया था इलाहाबाद में, और उस समय से लेकर के 90 के आसपास तक जब ये कविता सामने आई तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता था कि इस कविता में थोड़ा सा शायद अतिकथन हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इस कविता के जो निहितार्थ हैं, जो संकेतार्थ हैं, वो अपनी भयावह रूप में हमारे सामने आए। तो मुझे लगा कि ये 88 की कविता कैसे 2014 या उसके बाद और या पिछले और समयों में आप देखें कैसे धीरे धीरे और अधिक प्रासंगिक होती चली गई, कैसे और अधिक जो भयावह और क्रूर परिस्थितियां बनती चली गईं, उनमें ये कविता और अधिक प्रासंगिक होती चली गई। इस कविता को अगर आप देखें, क्योंकि राजेश जोशी मूलतः बहुत सारे लोगों की नजरों में राजनीतिक चेतना के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। मुझे याद है कि अरुण कमल ने एक जगह कहा है कि नागार्जुन और धूमिल के बाद संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं राजेश जोशी 20वीं शताब्दी की हिंदी कविता के इतिहास में। लेकिन मुझे कई बार ये लगता है कि जैसे ही आप ये कोई एक पद बनाते हैं और उस कवि की पूरे काव्यात्मक अवदान को एक पद से अभिहित करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें छूटती हैं।
मुझे कई बार ये महसूस होता है कि राजेश जोशी के यहाँ जो वर्ण हैं, जो पद हैं, उनका जो उपयोग है, जो उनकी काव्य भाषा, जो पोएटिक डिक्शन है, वो कहीं बहुत गहरे रूप में हमको दिखाई देती है। वो गहरा क्या है? जैसे आप इसी कविता को अगर देखें तो आपको ये लगेगा कि इस कविता में जो महज 15 पंक्तियों की कविता है, जो जिसमें आप देखिए जो शब्द से शुरू हो रहा है, जो से शुरू होने वाली कविता मुझे और कोई कविता ध्यान नहीं आ रही है। और ये जो है, जिसे संस्कृत में आप इसे कहेंगे संबंधवाचक, लेकिन ये एक सार्वनामिक अव्यय भी है। तो एक ऐसा पदबंध जो पूरी कविता को कहीं न कहीं कह लीजिए कि जोड़ता है या डिक्टेट कर रहा है। ये जो उस संकेत की तरफ इशारा करता है, जिस संकेत में बहुत गहरे कह लीजिए कि एक दुरह संधि और क्रूर यथार्थ शामिल है। तो जो एक टर्म, ज पर ओ की मात्रा, जो एक ऐसा टर्म जो इतने सारे शेड्स लेकर के आ जाए, इतने सारे संकेत लेकर के आ जाए, और इस पूरी कविता के बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। आप कह सकते हैं कि पूरी कविता सर्वनाम और क्रियापदों से मिलकर के बनी है, और राजेश जोशी क्रिया के कवि हैं, मूलतः क्रिया के कवि हैं। तो ये जो पूरी कविता है, जिसमें सर्वनाम और क्रियापद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें संज्ञाएं कम हैं, लगभग आप कह लीजिए 12-13 क्रियाएं हैं इसमें, 7 बार जो का प्रयोग हुआ है, और 97-98 शब्द केवल हैं इस कविता के। और ये कविता कैसे समय के साथ जो है वो और अधिक प्रासंगिक होती चली गई। कभी कभी मुझे ये लगता है कि जैसे नेशनल एलेगरी गोरा को राष्ट्रीय रूपक कहा जाता है हिंदी कविता के इतिहास में, खासकर आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में, और उसके बाद भी अगर मैं कहूं कि स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता के इतिहास में, एक नेशनल आईडी का जो राष्ट्रीय रूपक बन सकता है, एक जो राष्ट्रीय विडंबना का राष्ट्रीय रूपक बन सकता है, वो ये कविता एक प्रकार से उस नेशनल आयरनी का, उस राष्ट्रीय विडंबना का एक राष्ट्रीय गीत है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि राजेश जोशी के यहाँ आप केवल जो उनके निहितार्थ हैं, उन निहितार्थों के अलावा आप जो है, आप जब उनके वर्ण, पद, शब्द, वाक्य, ये दिलचस्प है कि राजेश जोशी की पीढ़ी में और जितने कवि हैं, उनकी इतनी जिद नहीं है जितनी राजेश जोशी की। जिद क्या है? जिद वाक्य लिखने की है। और मुझे कई बार ये लगता है पढ़ते पढ़ते, क्योंकि राजेश जी ने त्रिलोचन जी से उनका लंबा सानिध्य रहा है, और त्रिलोचन भी वाक्यों के कवि हैं। उन्होंने भी एक पूरी जिद की तरह उन्होंने वाक्य लिखे हैं। मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था उनकी कवि की नोटबुक में, उन्होंने कहा कि त्रिलोचन जी कहते थे पूरा वाक्य लिखो। तो और ऐसे ही नहीं, भर्तृहर की रचनाओं का राजेश जोशी ने अनुवाद किया, अनुरचना की है उन्होंने, और भर्तृहर ने तो जीवन को एक महावाक्य कहा है। तो ये जो वाक्य लिखना है, ये राजेश जोशी की जिद है अपनी पीढ़ी में, और ये उन्हें अपनी पीढ़ी में इस तरह से भी अलग करती है। इसके अलावा अगर आप आगे थोड़ा सा बढ़ें तो आपको ये लगेगा कि जैसे जो दूसरा, उसके बाद का जो संग्रह आता है, ये नेपथ्य में हंसी के बाद, 2 पंक्तियों के बीच जो संग्रह आता है 2000 में, 2 पंक्तियों के बीच में कई ऐसी कविताएं हैं जिन पर जब दृष्टि जाती है तो ऐसा लगता है कि खुद पहली ही कविता उस संग्रह की 2 पंक्तियों के बीच पर अगर आप ध्यान दें तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें राजेश जोशी एक हद तक कह लीजिए कि अपनी कविता का पता देते हैं। हर महत्वपूर्ण कवि के यहाँ कुछ कह लीजिए कि ऐसे रास्ते आपको सुझा देती है कि आप केवल एक बात को सिर्फ ढूंढने के लिए न निकलें। राजेश जोशी ये कहते हैं, कई चोर गलियां निकलती हैं मेरी गलियों से। ये 2 पंक्तियों के बीच जो कविता है उसी संग्रह में, और उस संग्रह की पहली ही कविता है, उसमें ये बात आती है कि कई चोर गलियां निकलती हैं मेरी गलियों से, जो ले जा सकती हैं सबसे छिपाकर रखी कवि की एक अज्ञात दुनिया तक। ये जो कवि की अज्ञात दुनिया है, ये जो कवि की जो रचनात्मक यात्रा है, अगर आप उसको केवल राजनीतिक चेतना के रूप में अभिहित करने की कोशिश करेंगे तो शायद राजेश जोशी के साथ तो अन्याय होगा ही,
और 80 के बाद की कविता के साथ भी अन्याय होगा। इसके अलावा मुझे एक जगह और एक हद तक कह लीजिए कि मैं एक अंश और आपके सामने रखना चाहता हूं। चांद की वर्तनी जो संग्रह है, उसकी जो अंतिम कविता है वो है कवि का काम। उसमें एक जगह वो कहते हैं कि कवि का काम क्या है, और ये बात पढ़ते हुए जब मैं कह रहा हूं तो मैं राजेश जोशी की कविता को इसी मार्फत देखना चाहता हूं। दिखने में जो आसान से दिखते हैं, दिखने में जो अक्सर आसान से दिखते हैं, एक कवि को करने होते हैं ऐसे कई पेचीदा काम। मसलन बहुत सारे कामों में एक कठिन काम है नदियों की कलकल करती आवाजों का अनुवाद करना, पेड़ों के हहराने और हजारों प्रजातियों के चिड़ियों के चहचहाने का अनुवाद करना। ये जो नदियों की कलकल करती आवाजों का अनुवाद है, ये जो पेड़ों के हहराने या हजारों प्रजातियों की चिड़ियों के बोलने को लेकर के कविता में उसका जो अनुवाद है, ये राजेश जोशी की एक बड़ी ताकत है। एक कवि अपना एक प्रकार से पता बताता है और ये कहता है कि अगर मुझे देखना है तो मुझे इन पंक्तियों में आप देखें। वो ये भी कहते हैं कि मैं चुप के लिए ऐसे शब्द ढूंढ लाना चाहता हूं कि शब्द में लिखे जाने के बाद वह चुप ही लगे, और इसके लिए बहुत महीन हुनर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो महीन हुनर है राजेश जोशी के यहाँ, मोटे तौर पर आपको ऊपरी तौर पर जब आप देखेंगे तो वो आपको प्रायः कम दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा ठहरेंगे, और प्रायः अच्छी कविताएं और महत्वपूर्ण कविताएं धैर्यवान पाठकों की मांग तो करती ही हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से राजेश जोशी, जो दिखने में बहुत साधारण आपको लगता है, उस साधारण को प्राप्त करने के लिए असाधारण की प्रतिभा की जरूरत होती है। प्रायः कविता में या जो चीजें आपको बहुत आसानी से एक स्ट्रक्चरल बेस पर दिखती हैं, उसको प्राप्त करने के लिए एक कठिन साधना की जरूरत पड़ती है, अगर मैं साधना शब्द का इस्तेमाल करूं। और ये एक कवि कैसे करता है, आप उसको इस रूप में देख सकते हैं। तो चाहे दो पंक्तियों के बीच या चांद की वर्तनी, ये जो संग्रह हैं वो राजेश जोशी को एक हद तक कह लीजिए कि खास करके ये दो संग्रह राजेश जोशी की कविता का एक विशद और व्यापक आसमान, एक उसका आकाश रचते हैं। और उस आकाश में आपको बहुत सारे ऐसी कविताएं उसमें शामिल हैं। उस प्लम्बर का नाम क्या है, नेल कटर, छाते, खोड़ला का गांव, या सुकब की मुश्किल, इस तरह की कई कविताएं जो उस संग्रहों में हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि इत्यादि, जैसे इत्यादि क्या है, ये जो इत्यादि कविता है, कभी मेरे दिमाग में आता ही नहीं कि इत्यादि को लेकर के कोई कविता लिख सकता है। ये जो इत्यादि हम लोग लिखते रहते हैं, और उस इत्यादि को किस तरह से एक चरित्र की तरह, एक कैरेक्टर की तरह राजेश जोशी कविता में प्रयोग कर ले जाते हैं। ऐसे ही एक शब्द है अतिरिक्त। मुझे ये लगा कि जो अतिरिक्त है वो कैसे कविता में जो है वो आता है, और वो एक पात्र की तरह बदल जाता है। अतिरिक्त चीजों की माया एक कविता है जिसमें वो एक जगह लिखते हैं, एक अतिरिक्त ने दूसरे अतिरिक्त को जगह दी, और फिर दूसरे ने तीसरे को, और इस तरह से पूरा घर अतिरिक्त से भर गया। अब आप देखें, ये जो अतिरिक्त है, एक शब्द है अतिरिक्त, लेकिन कविता कितने बड़े फलक पर जाकर के खुल जाती है। तो आप जब भी इस तरह से आप सहायक क्रिया को ले लीजिए, कविता सहायक क्रिया उनकी बहुत महत्वपूर्ण कविता है। इन तमाम सारी चीजों पर बात करते हुए मुझे हमेशा ये लगता है कि ये वह क्षेत्र हैं जहां पर उनकी पीढ़ी के अन्य कवियों ने कलम नहीं चलाई। तो राजेश जोशी एक प्रकार से कह लीजिए कि जिसे राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कार्यत्री प्रतिभा, ये समुज्जल साक्ष्य है उनकी ये सारी कविताएं। इसके अलावा एक चीज जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आप वो बात नहीं करेंगे तो चीजें समझ में नहीं, चीजें थोड़ा सा छूटेंगी मुझसे। राजेश जोशी की एक प्रविधि और है, और ये प्रविधि राजेश जोशी की ही है, सिर्फ अपनी, ये मैं कहना चाहता हूं। और वो प्रविधि ये है कि जब आप राजेश जोशी ने अपनी कविताओं में आख्यान का पुनर्वास किया है, अपनी पीढ़ी में अकेले कवि हैं
जिन्होंने आख्यान का पुनर्वास किया है। बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे आख्यान उनकी कविता में आते हैं। नाटक, राजेश जोशी ने नाटक लिखा, कहानी लिखा, तो नाटक के नाटक का जो एक नाटकीयता है, नाटकीय कौशल है, ऐसे कहानी की जो आख्यानात्मकता है, उसको लेकर के राजेश जोशी ने बहुत महत्वपूर्ण कविताएं लिखी और एक हद तक कह लीजिए कि उनके शिल्प को बहुत हद तक प्रभावित करने वाली ये जो आख्यानात्मकता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आख्यानात्मकता है वो केवल स्मृति का उपनिवेश नहीं है राजेश जोशी के यहां, बल्कि समसामयिक जो टूल्स हैं, समसामयिक जो औजार हैं, मैं जैसे मान लीजिए आख्यान के संदर्भ में प्रायः ही माना जाता है कि मिथकों का आख्यान कविता के लिए सबसे मुफीद है, लेकिन राजेश जोशी ने मिथकों पर कलम नहीं चलाया। राजेश जोशी ने, मैं रोलाबाज की शब्दावली में अगर कहूं तो ये जो मॉडर्न जो टाइम है उसमें जो साइंटिफिक टूल्स हैं, ये जो इंडस्ट्रीज टूल्स हैं, इंडस्ट्री के टूल्स हैं, वो भी जो है मिथक का हिस्सा है और राजेश जोशी उस पर कलम चलाते हैं। मुझे एक वाक्य राजेश जोशी का याद आ रहा है कि राजेश जोशी ने कहा कि हमारा जो समय है वो पूंजीवादी जनतंत्र से साइबर जनतंत्र में बदल गया है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि राजेश जोशी की कविता 1990 के बाद या 80 के बाद आए हुए क्रमशः जो बदलाव हैं, जो परिवर्तित जो यथार्थ है, उन यथार्थों से गहरी मुठभेड़ करती हुई एक एक बात आपको सामने ले आती है। जैसे ईमेल है, जादूगरनी कविता बहुत गजब की कविता है, वो बिल्कुल युवा पीढ़ी को ध्यान में रख करके उस कविता में किस तरह से ईमेल, टेलीफोन्स और इन तमाम सारी चीजों की बात हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये कि राजेश जोशी ने आख्यान का पुनर्वास किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मैं बात कर सकता हूं, लेकिन चूंकि मुझे घड़ी इजाजत दे नहीं रही है तो मैं अपनी बात को समेटते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राजेश जोशी की कविता के आधार पर आप एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, चांद की वर्तनी, इसके पहले का जो संग्रह दो पंक्तियों के बीच, और फिर जिद, और उसके बाद की जो उनकी कविताएं हैं, और उनकी कविताएं जो अभी हाल फिलहाल में उन्होंने लिखी हैं वो गजब की कविता। उनमें से उल्लंघन कविता बहुत महत्वपूर्ण कविता है और ये राजेश जोशी की एक कह लीजिए कि एक मूल जो उनकी प्रवृत्ति है उसको गहरे रूप से रेखांकित करती है। मुझे लगता है कि मैं जैसे ही बात आगे करूंगा तो बात और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि राजेश ऐसे कवि हैं और इनकी कविताओं का अध्ययन जिस तरह से मैंने किया है, बल्कि ये अपने ऊपर तो ज्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी कवि को प्राप्त करते हैं और उस कवि को प्राप्त करने में आपने अपना पाव भर खून नहीं जलाया है तो आपको वो कभी हासिल नहीं होगा। तो राजेश जोशी को मैंने लगभग पाव भर तो नहीं सही, लेकिन 150-200 ग्राम खून जलाकर को प्राप्त किया ही है। इसलिए कहीं भी उनकी कविता दिखती है तो जैसे राजेश जोशी ने एक जगह लिखा है, चेहरा भी एक पता है, तो मैं राजेश जोशी की कविता समझकर उसकी तरफ बढ़ जाता हूं। मैं उल्लंघन कविता की इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि मैं एक कवि हूं और कविता तो हमेशा से ही एक हुक्म-उदुली है, हुकूमत के हर फरमान को ठेंगा दिखाती कविता उल्लंघन की एक सतत प्रक्रिया है। व्याकरण के तमाम नियमों और भाषा की तमाम सीमाओं का उल्लंघन करती वह अपने आप ही पहुंच जाती है वहां जहां पहुंचने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था मैंने। एक कवि ने कहा था, कभी की स्वाधीनता घटना नहीं प्रक्रिया है, उसे पाना होता है बार बार लगातार, तभी से न जाने कितने नियमों की अभिनय सविनय आज्ञा करता पहुंचा हूं मैं यहां तक। यही राजेश जोशी का रास्ता है अपनी कविता तक पहुंचने का। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद और अंत में मैं राजेश जोशी के 75वें वर्ष में उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं कि वे हमारे बीच में अपनी कविताओं से इसी तरह से हमारे बीच में रहें और हमें ऊर्जावान बनाए रखें और समकालीन हिंदी कविता को समृद्ध करते चलें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर। साथियों,
मैं राजेश जोशी की इन पंक्तियों के साथ अंधेरे में जब बहुत सारे लोग डर जाते थे और उसे अपनी नियति मान लेते थे, कुछ जिद्दी लोग हमेशा बचे रहते थे समाज में, जो कहते थे कि अंधेरे में अंधेरे के बारे में गाना ही रोशनी के बारे में गाना। वो अंधेरे समय में अंधेरे के गीत गाते थे। अंधेरे के लिए यही सबसे बड़ा खतरा था। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कवि आलोचक अरुण होता जी को अपने वक्तव्य के लिए। नमस्कार। सबसे पहले मैं जनवादी लेखक संघ लखनऊ को आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें ये मंच दिया और हमारे समय के हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि आदरणीय राजेश जोशी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया जा रहा है। यह तमाम हिंदी प्रेमियों के लिए, हिंदी कविता के प्रेमियों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। जब नलिन जी ने इस प्रोग्राम के बारे में कहा तब मैं अभी 2-3 महीने पहले आई हुई राजेश जी की एक किताब पढ़ रहा था। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी और यह एक अच्छा संयोग है कि यह कथेतर गद्य पर आधारित के पुस्तक है और यह पुस्तक अभी जो 2 वक्ता कवि आलोचक अनिल त्रिपाठी और नलिन रंजन सिंह हमारे बीच महत्वपूर्ण वक्तव्य दे चुके हैं, उन्हीं को समर्पित है, अनिल त्रिपाठी और नलिन रंजन सिंह के लिए। जैसे ही क्रम पलटेंगे तो उसका जो पहला लेख है, हमारे समय का स्वप्न जिद्दी गोरैया और हाथी दांत के डिब्बे में रखा मोती, और उसका पहला शब्द है उड़िया आदिवासियों की एक लोक कथा। कैसा संयोग है कि मेरी मातृभाषा उड़िया है और 2 वक्ता बोल चुके हैं। जहां से वाक्य शुरू हो रहा, किताब जहां से शुरू होती है, वहां से बहुत ही महत्वपूर्ण किताब मुझे लगी जो पढ़ रहा था राजेश जोशी को और अधिक समझने के लिए। बहरहाल मित्र अनिल और नलिन रंजन जी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं जो मैं कहना चाहता था। बहरहाल आप सभी जानते हैं कि राजेश जी ने लगभग 45 वर्ष की काव्य यात्रा, अगर हम 50 ही कह सकते हैं, समर गाथा 77, यानी जाहिर सी बात है कि वो वहीं से लें और आज तक 2020 तक आए तो निरंतर सक्रिय हैं। राजेश जी इसी तरह सक्रिय रहें और 100 पार करें। जीवे तो शरदम सतम, शरद पूर्णिमा आज भी है, थोड़ी देर तक रहेगी। तो इस अवसर पर मैं राजेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनका सक्रिय रहना हिंदी कविता के लिए ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के लिए भी एक अनमोल हाथी की तरह है। आप सभी जानते हैं कि राजेश जी ने कविताएं जो लिखी, मित्रों ने बताया, संग्रहों के नाम लिए, मैं नहीं ले रहा हूं। बाल कविताएं भी लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, आलोचना लिखी हैं और अनुवाद भी किए हैं। मेरी दृष्टि में राजेश जोशी हमारे समय के सर्वाधिक जरूरी कवि हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं और बहुत ही पढ़े जाने वाले कवि हैं। मेरे जहां तक जानकारी है,
शैक्षिक जगत में रहकर हम ये पाते हैं कि केदारनाथ सिंह और राजेश जोशी की कविताएं सामान्य से सामान्य लोग से लेकर साहित्य के प्रबुद्ध पाठक भी उसका पठन पाठन करते हैं और चिंतन मनन करते हैं। राजेश जोशी इसलिए हमारे समय के प्रतिनिधि और जरूरी कवि, महत्वपूर्ण कवि नहीं है कि उनके 7 संग्रह आए, 6, और मैं अगर हम समर गाथा को भी ले लें तो 6-7 संग्रह आए, इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी रचनाओं में मैंने जो पाया कि उनका मौजूदा समय यानी हमारा मौजूदा समय और परंपरा यानी अतीत और आने वाले दिनों की जो दस्तकें हैं वो हमें बार बार सुनाई पड़ती हैं। राजेश जी के लिए काव्य सृजन का आशय ये नहीं होता है कि जो स्थितियां हैं, जो घटनाएं हैं, बस उनका ब्यौरा रच दिया जाए। और इनका मतलब ये भी नहीं होता है, इनकी रचना का मतलब ये भी नहीं होता है कि कला के प्रति एक मोह यानी अतिरिक्त मोह दिखाई पड़े। इनके कवि कर्म की सबसे बड़ी खूबी जो मैंने पाई वह है गंभीर प्रभाव को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। जो स्थितियां जानी पहचानी हैं, जो घटनाएं आंखीं देखी हैं, उन घटनाओं को, जानी पहचानी स्थितियों को नए अर्थ संदर्भों में, यूं कह सकते हैं कि व्यापक अर्थबोध के साथ और पूरी कविताई के साथ उसे व्यक्त करने वाले अपनी पीढ़ी के ही नहीं बल्कि बाद के परवर्ती पीढ़ियों में भी राजेश जी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम युगीन विसंगतियों पर बात करते हैं, व्यवस्था की क्रूरता पर बात करते हैं और व्यवस्था के शोषण पर बातें होती हैं, तो एक ऐसी कविता मुझे याद आती है और वहां राजेश जोशी की खूबी हम देखते हैं, जिसका शीर्षक है चमत्कारिक चाकू। कविता शुरू होती, कविता में राजेश जी ही लिख सकते हैं, उनके पास एक सोने की मुठ वाला चांदी का चाकू था, जिससे वे अपने कमरे के गलीचों, दीवारों, गैलरियों और आंगन के नाप की धूप काट कर ले गए। कितना चमत्कारिक है यह चाकू। हर सुविधा की चीज काट कर लाई जा सकती है उससे। यह राजेश जोशी उस चमत्कारिक चाकू के माध्यम से जो युगीन विसंगतियां हैं, जो समय का अंतर्विरोध है, जो वर्गीय संघर्ष है, शोषण का बदलता हुआ तौर तरीका, यानी पूंजीपति वर्ग का तो नजरिया है ही, उसके साथ साथ जो अंतर्विरोध है और उन अंतर्विरोधों का बिल्कुल साफ चित्रण, बदलते समय में आमजन जो शोषित हो रहा है उसके शोषण का जो तरीका बहुत बदल गया है, उस बदलते हुए तरीके को बिल्कुल धारदार और बारीक तरीके से कभी अपनी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के साथ प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सीधी सादी शब्दावली में, लेकिन जैसे मैंने कहा कि दूर तलक उसका अर्थबोध होता है, उस व्यापक अर्थ की व्यंजना करता है। कवि कहते हैं उन्होंने रंग उठाया और आदमी को मार डाला, उन्होंने शब्द उठाया, आदमी को मार डाला, उन्होंने संगीत उठाया,
और आदमी को मार डाला। ये सत्ता और आम जनता, सामान्य जनता के बीच जो कुछ चल रहा है, मित्र नलिन रंजन ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि इनकी कविताओं के मार्फत से व्यापक परिदृश्य जो है 75 के बाद से लेकर जो तमाम 2020 तक की जो बातें हैं, इनकी कविताओं के माध्यम से हम इस पूरे 45-50 वर्षों का समाजशास्त्र को अच्छी तरह से देख सकते हैं। समय और समाज की बदलती हुई मानसिकता को हम समझ सकते हैं। जैसे एक छोटी सी कविता में जो आम जन है, संघर्षरत लोग हैं, और कविता का शीर्षक ही है प्याज एक संरचना। प्याज यहां मुझे पढ़कर जो लगा कि और कुछ नहीं है बल्कि जो हमारा मजदूर वर्ग है, जो हमारा संघर्षरत आमजन है, उनके लिए प्याज शब्द का अर्थ आया होगा। देखिए, ये राजेश जोशी की खूबी है जब वो लिखते हैं कि गुस्से और निश्चय में कसी हुई मुट्ठी एक गूंथी बनी संगठित संरचना है। यानी वो जीवित रहे, जो 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 दशा की जीत तक ले आती है, और जीत के बारे में मित्रों ने कहा, और ज्ञान ने भी उस पर वो जीत संग्रह के बारे में, उनकी भूमिका के बारे में बताया। राजेश जी की कविताओं से गुजरकर जो सामान्य बात हमारे सामने प्रत्येक संग्रहों में, जो सामान्य मतलब जो बहुत ही तमाम संग्रहों में जो दिखाई पड़ता है, वह है संघर्ष, स्वप्न, और उन स्वप्नों को साकार करने के लिए निराशा नहीं, अंधकार नहीं, बल्कि एक उम्मीद भरी नजर। मुक्तिबोध ने अंधेरे पर लिखा है, और राजेश जोशी ने भी अंधेरे की तरह कविता लिखी है, जीत में ही संकलित है। हम एक ऐसे समय के नागरिक हैं जिसमें हर दिन महंगी होती जाती है रोशनी, और बढ़ता जाता है अंधेरे का क्षेत्रफल लगातार। और उनकी कविताओं से गुजरे आप तो लगेगा कि ये जो अंधकार है, समय और समाज के सामने जो घना सघन अंधकार है, उस सघन अंधकार का एक रूप नहीं है, उसकी एक पहचान नहीं है, उसके अनेक चेहरे हैं। वह एक बहुरूपिया है अंधकार, कभी राम मंदिर, तो कभी गोधरा, तो कभी भोपाल, तो कभी पंजाब। तमाम संदर्भों में वह अंधेरा हमारे सामने आता है, और उस अंधेरे का चित्रण, जाहिर सी बात है कि अंधेरा कवि को प्रिय नहीं है, इसे इस अर्थ में न लिया जाए, लेकिन उस अंधेरे में सबसे कमजोर रोशनी भी अगर है, तो उस सघन अंधकार को किस प्रकार से वह भयभीत करा सकता है, यह कवि की दृष्टि है। और वह कवि की दृष्टि और रचना दृष्टि जितनी व्यापक होती है, वह कवि उतना महान होता है, और राजेश जोशी में यह महानता दिखाई पड़ती है। अंधेरे में जब बहुत सारे लोग डर जाते थे और उसे अपनी नियति मान लेते थे, कुछ जिद्दी लोग हमेशा बचे रहते थे समाज में, जो कहते थे कि अंधेरे समय में अंधेरे के बारे में गाना ही रोशनी के बारे में गाना है। यह कवि दृष्टि है, इसलिए अंधकार आता है। और कवि का आगे कहते हैं कि वे अंधेरे समय में अंधेरे के गीत गाते थे, अंधेरे के लिए यही सबसे बड़ा खतरा था। पूंजीवादी
अर्थव्यवस्था में, जिसे मित्र अनिल त्रिपाठी ने क्लासिकल पूंजीवाद कहा, उस दौर में भी उन्होंने अतिरिक्त कविता का जिक्र किया। और यह जो अंधकार है, यह जो बाजार है, यह जो समय है, इस पर जब जब बातें की जाएंगी तब तब जाहिर सी बात है कि जो सर्वशक्तिशाली हैं, जो पूंजीपति हैं, जो सत्तासीन हैं, वो इसी अंधेरे पर बात करने वालों से डरेंगे। और बिल्कुल सही कहा गया है कि जो मारे जाएंगे कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं, जो निरपराध होंगे। और आज हम प्रत्यक्ष तौर पर देख रहे हैं कहाँ 90 के दशक में लिखी गई कविता और आज वह स्थिति कितनी भयानक होती जा रही है, और आने वाले दिनों में हम किधर जा रहे हैं, कवि ने इसे अपनी चक्षु से, अपनी आंखों से देखा था। एक अक्सर बात जो छूट जाती है राजेश जी की कविताओं से गुजर कर, यथार्थ के बारे में बात की गई, और इनका जो यथार्थ है, जाहिर सी बात है कि वह आगे कहा भी गया है कि चीजों का हूबहू दिखना अपनी ही शक्ल में कविता में मुझे पसंद नहीं। बिल्कुल उस यथार्थ की बात नहीं है, वो एक यथार्थ, जिस यथार्थ में कि स्वप्न है, कवि दृष्टि है, और एक लोक जीवित है। मालूम है कि यह कठोर, कुरूप, बदरंग समय है, यथार्थ है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी राजेश जी की कविता जीवनोत्सव की कविता बनती है, जीवन धर्मिता की कविता बनती है, और यह संभव होता है बस उनकी कवि दृष्टि के चलते। मैंने कुछ कविताएं पढ़ी और मुझे लगा कि राजेश जोशी की प्रसिद्धि के मूल में यह तो बात है कि साधारण को असाधारण को इस रूप में प्रस्तुत करना कि मामूली घटना को, परिघटना को, या यूं कह सकते हैं कि जो स्थिति को, वो असाधारणता प्रदान करते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। लेकिन इनकी कविताओं में जो लोक है वो भी महत्वपूर्ण है। और जब मैं लोक है कहता हूं तो जाहिर सी बात है कि ये लोक केवल शहरी लोक नहीं है। उनका लोक, राजेश जी का लोक केवल शहर की जिंदगी में नहीं है, घर की याद वाली कविता में नहीं है, जिसमें प्राइमरी स्कूल का जो मास्टर है, फटेहाल मास्टर है, उसके बारे में व्यंजित हुआ है। केवल वह लोक नहीं है, एक लोक और भी है। जैसे एक आदिवासी लड़की की इच्छा, बुंदेलखंडी लोकगीत सुनने के बाद उन्होंने उस आदिवासी लड़की की इच्छा को अपनी कविताओं के माध्यम से जो व्यक्त किया है कि इमलिया हाट में जाने का वो प्रसंग है कि सौदा सूत तो कुछ भी नहीं, तनिक सी इच्छा है सुग्गे की, फुग्गे की, या फिर कुछ दूसरी चीजें लेने की। जब हम लोक की बात करते हैं तो राजेश जी लोक में व्याप्त अंधविश्वास को भी चित्रित करना नहीं भूलते हैं। और वह तो लोक में व्याप्त अंधविश्वास भी आते हैं, और उस अंधविश्वास को वैज्ञानिक सोच के साथ लेने का परोक्ष एक आग्रह रहता है। कविता में तो कतई नहीं रहता, लेकिन उसे वो प्रस्तुत करते हैं। कवि की कई कविताएं हैं
जैसे नट आदि कविताएं हैं, वहां भी आप देखेंगे कि कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोक की संस्कृति, परंपरा, संवेदना, आत्मीयता और सबसे बड़ी बात है मानवीयता को बचाए रखने की का एक बड़ा प्रयास करता है। और कुछ पंक्तियां बचना कविता से हम जान सकते हैं, सुन सकते हैं। एक औरत हथेलियों की ओट में दिए की कांपती लौ की बुझने से बचा रही है। एक बहुत बूढ़ी औरत कमजोर आवाज में गुनगुनाते हुए अपनी छोटी बहू को अपनी मां से सुना गीत सुना रही है। और यह गलती ना करें, अक्सर यह गलती होती है कि जब प्रतिबद्धता की बात आती है, समय का ध्यान रखिएगा सर। जी जी जी, जब प्रतिबद्धता की बात आती है, बस 2 मिनट में खत्म कर दे रहा हूं, बहुत सारी बातें थी। जब प्रतिबद्धता की बात आती है, जब रचनाकार के कवि के सरोकार की बात आती है, तो हम केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, इन कवियों की लोक चेतना हो या प्रतिबद्धता हो, उनके साथ हम कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन एक बात मैं जो बताना चाहता हूं कि उनके समय से, यानी हमारे जो पूर्वज कवि हैं, उनके समय से आज का समय बहुत अधिक जटिल हुआ है, दुरूह हुआ है और बारीक भी है। राजेश जोशी उस जटिल, दुरूह और बारीक समय को, उसकी संवेदनाओं को हमारे सामने जो प्रस्तुत करते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति और पर्यावरण तमाम संग्रहों में है। मुनीर मियां और मौसम, या फिर कम हो रहा है धरती में पानी, जिद संग्रह में कविता, चिंता है कैसी लगेगी पायल और कैसा लगेगा हार। मेरठ, पंजाब, भोपाल तक ही कवि सीमित नहीं रहता है अपनी कविताओं के मार्फत से। यदि आप ध्यान से देखें, केवल सूत्र में कह रहा हूं कि राजेश जोशी की कविताओं में केवल भारतीयता या भारतीय संदर्भ नहीं, बल्कि एक वैश्विक दृष्टि भी है। उसे खुलासा करने के मेरे पास समय नहीं है। स्त्री दृष्टि पर अगर हम बात करें तो रैली में स्त्रियां पढ़ सकते हैं पूरी तरह से अवगत होने के लिए, या फिर देख सकते हैं हम वह कविता जिसमें कवि लिखते हैं कि तुमने देखा है कभी बेटी के जाने के बाद का कोई घर। कितनी संवेदना है, कितनी बारीक है। जैसे बिना चिड़ियों की सुबह, जैसे बिना तारों का आकाश, बेटियां इतनी एक सा होती हैं कि एक ही बेटी में दिखती हैं दूसरे को अपनी बेटी की शक्ल। तो राजेश जोशी अपने समय, समाज और विपरीत स्थितियों, मारक स्थितियों से हस्तक्षेप करने वाले कवि हैं। बाहरी आवरण से लिपटी हुई सभ्यता को अस्वीकार करने वाले कवि हैं, और एक बहुत ही 80 के बाद के कवियों में एक बहुत ही जरूरी, महत्वपूर्ण, और जैसे कि अधिकांश कवि जो होता है वो समय के साथ जूझ नहीं रहे होते हैं। अब और ये सब कुछ संभव है इसलिए कि राजेश जोशी की यह एक विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है कि वह जमीन से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए होने के कारण इसमें आपको भूमंडलीकरण के तमाम संदर्भ आएंगे, बाजारवादी अर्थव्यवस्था आएगी, और तमाम जो षड्यंत्र हैं पूंजी का वह दिखाई पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो बात हमें आती है, उन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि
कितनी अनमोल, कितनी अद्वितीय होती हैं साधारण चीजें, कितनी अनमोल, कितनी अद्वितीय होती हैं वे साधारण चीजें जिनके सहारे चलता है यह महाजीवन। और उनकी जीवन दृष्टि से परिचित होने के लिए अंतिम 2 पंक्तियां, जीवन की ज्योत पर जब तक टिकी रहें आंखें, कौन डरता है यमराज के भैंसे से, कौन डरता है यमराज के भैंसे से। इस तरह एक निर्भीक और निडर कवि के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मित्र नलिन रंजन सिंह ने जो सुविधा मुहैया कराई, जो अवसर दिया, उसके लिए आप सबों को धन्यवाद। आप लोगों ने सुना और बहुत 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 बधाई राजेश सर। आप सक्रिय रहें और हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। नमस्कार। ज्ञान आप म्यूट हैं। ज्ञान जी आप म्यूट हैं। आज के सत्र के अंतिम वक्ता के तौर पर आमंत्रित हैं आधुनिक हिंदी साहित्य में कविता, आलेख, आलोचना के साथ ही अपने गंभीर और सामाजिक सियासी विषयों पर सार्थक वैचारिक उपस्थिति से विशिष्ट पहचान बनाने वाले वरिष्ठ कवि मदन कश्यप। अपने बेहद चर्चित काव्य संकलनों लेकिन उदास है पृथ्वी, नीम रोशनी में, क्रूज, दूर तक चुप्पी, अपना ही देश, पनसोखा है इंद्रधनुष लेकिन उदास है पृथ्वी के अलावा मतभेद, लहूलुहान लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का संकट नामक आलेख संकलों में भी आपकी खास पहचान बनाई है। अपने कवि कर्म के चलते नागार्जुन पुरस्कार, केदार सम्मान, शमशेर सम्मान और बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान सहित कई सम्मानों से सम्मानित मदन कश्यप फिलहाल कविता, राजनीति, इतिहास, जन आंदोलन, आदिवासी और शूद्र चिंतन धारा के अध्ययन के साथ ही भारतीय ज्ञानपीठ के फेलोशिप के तहत मखली घोषाल के जीवन पर आधारित उपन्यास लिख रहे हैं। सादर आमंत्रित हैं वरिष्ठ कवि मदन कश्यप। वर्ष में प्रवेश के लिए उनको नमस्कार अपना संप्रेषित करता हूँ। और इसके साथ ही चूंकि समय ज्यादा नहीं है इसलिए ज्यादा औपचारिकता में मैं नहीं लूंगा। मैं जनवादी लेखक संघ और विशेष रूप से हमारे मित्र नलिन जी और ज्ञान जी आप दोनों का के प्रति बहुत आभारी हूं। मैं इन औपचारिकताओं में ज्यादा समय नहीं गंवाऊंगा, समय बहुत कम है और ये अच्छा भी है। ये एक बहाना अच्छा होता है, जब किसी को ज्ञान कम हो तो इस बहाने अपने को बचा ले कि समय कम है। ये एक अवसर है जो वरिष्ठ होने के कारण मिल जाता है हम लोगों को, उम्र से वरिष्ठ होने के कारण, और तो कुछ है नहीं। तो जो बातें अब तक की गई है बहुत महत्वपूर्ण बातें, और चूंकि 3 आलोचक बोल गए, अनिल त्रिपाठी कवि भी हैं, कवि तो नलिन जी भी हैं, लेकिन ये मूलतः 3 आलोचना में गहरी पहचान बनाने वाले 3 लोग, 3 वक्ता अभी हमारे सामने आए और जो कुछ उन्होंने कहा है 1-2 वाक्य के बाद उन सबको मैं पृष्ठांकित करता हूँ, इंडोर्स करता हूँ कि वो सारी बातें महत्वपूर्ण है और फिर अपनी बातें संक्षेप में 2 सूत्र वाक्य में 2-4 वाक्य में कहने की कोशिश करूंगा। जो उसमें जोड़ना चाहता हूँ, एक तो है कि हमारे यहाँ 80 के बाद की कविता पर बात करें या राजेश जोशी की जो पहचान है 8वें दशक की कविता। 8वां दशक का मतलब होता है 70 से 71 से लेके 80 तक का जो दशक है, या 70 से 79 तक का दशक है। तो असल में 8वें दशक में 2 भाग में बटी हुई है चीजें, कविता। एक तो 70 से लेकर 74 तक का जो पीरियड है, जिसमें नक्सलवाड़ी आंदोलन का हिंदी क्षेत्र पर जो प्रभाव था, उस प्रभाव से युवा आक्रोश की कविता जो थी, जो अलग से एक कविता रही, जिसमें कुमार विकल और आलोक धनवा और ज्ञानंद पति भी उससे जुड़े हुए थे और धूमिल भी आके बाद में उसमें जुड़ गए थे। धूमिल का ही नेतृत्व था उस समय तक। 75 में 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक तो आपातकाल के कारण उस आंदोलन पर थोड़ा दमन बढ़ा और दूसरी चीज ये हो गई थी कि धूमिल का निधन भी हो गया। उसके बाद से जो नई एक धारा सामने आई है
कविता की धारा, उस धारा में राजेश जोशी, उदय प्रकाश, अरुण कमल आदि जैसे कवि आए जो महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको उसी दशक से माना जाना चाहिए, माना जाता ही है बल्कि 8वां दशक। और 80 के बाद से उस कविता का विकास और विस्तार है। 90 तक समाज लगभग एक ही तरह से चला है, इसलिए 9वां दशक अलग से कुछ खास बन नहीं पाता है। हालांकि हम लोगों ने इसकी चर्चा कई बार की है, लेकिन सच्चाई यही है। 90 के बाद जो बदलाव आता है अंतिम दशक में, जिसे अंतिम दशक कहें या 90 का दशक कहें, तो वो दो इस तरह से ये खंड बंटता है कविता का जो इतिहास बनेगा। तो इन बातों को ऐड करते हुए जो बातें सब कही गई है इसके पक्ष में, सबका मैं समर्थन करता हूँ, उसको मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इन कवियों में जो आए और 80 में जिन कवियों का संग्रह आया, उसमें राजेश जोशी मेरे सबसे प्रिय कवि, और सबसे प्रिय कवि हैं तो क्यों, इसी पर बात करना चाहूंगा मैं। उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये है कि राजेश जोशी नागार्जुन के बाद, बीच में हम चर्चा कर सकते हैं धूमिल की राजनीतिक कविताओं की, लेकिन उनका समय खंड बहुत छोटा था, समय की दृष्टि से उसका नहीं कर सकते, लंबा कालखंड नहीं। नागार्जुन के बाद हिंदी के दूसरे ऐसे कवि हैं, नागार्जुन भी मेरे उसी तरह से बहुत प्रिय थे, जिनकी कविताओं के माध्यम से 40-45 वर्षों का जो संवेदनात्मक इतिहास है, बिल्कुल राजनीतिक इतिहास न भी कहे, और राजनीतिक इतिहास से बड़ा शब्द है संवेदनात्मक इतिहास, तो संवेदनात्मक इतिहास नई अवधारणा भी है, तो संवेदनात्मक इतिहास को लिखा जा सकता है कम से कम हिंदी समाज का। ये एक महत्वपूर्ण चीज है जिसके कारण वो मुझे प्रिय है। दूसरी चीज है यथार्थ को देखने का उनका नजरिया, जिसमें उनकी प्रतिबद्धता, उनकी विश्व दृष्टि, उनकी वर्ग चेतना और उनकी इतिहास दृष्टि, तीनों उसमें सम्मिलित है, समाहित है। और तीसरी चीज है कला की संप्रेषणीयता। तो इन तीनों पर बहुत ज्यादा समय नहीं लेकर मैं पहले यथार्थ पर बात करता हूँ। जो पहला संग्रह ही आया, तो उस संग्रह की विशेषता देखिए, वो जो पीढ़ी आई है, उस पीढ़ी की विशेषताओं को रेखांकित करने के लिए ये माना गया सबसे अच्छा संदर्भ बनता है 80 के ठीक पहले 79 में पहल का जो कविता विशेषांक आया, और उस कविता विशेषांक की जो भूमिका है, जिसको मैं कहता हूं कि 8वें दशक का घोषणा पत्र है वो, उसमें एक जगह एक वाक्य आता है, वाक्य हूबहू याद नहीं है, मैं उस विशेषांक को ढूंढ नहीं पाया अभी इसलिए, लेकिन वो लगभग उसका लब्बो-लुबाब ये है कि वो आज के कवि, यानी ये तब युवा कवि राजेश जोशी और अरुण कमल और उदय प्रकाश और जो भी इसके मनमोहन वगैरह सब कवि थे, हालांकि मनमोहन थोड़ा पहले से और थोड़ी ज्यादा राजनीतिक कविताएं थी, लेकिन आज के कवि मध्यवर्गीय जीवन के माध्यम से, मध्यवर्ग की छोटी छोटी मुश्किलों और चीजों के माध्यम से और उसके भीतर की मानवीयता को उद्घाटित करके ही व्यापक समाज का चित्रण करते हैं। वो व्यापकता मध्यवर्ग तक सीमित है। ये लगभग एक घोषणा पत्र था, लेकिन यहीं से एक विशेषता खास तरह से शुरू हो जाती है कि राजेश जोशी का जब पहला ही संग्रह आता है, तो उसमें मध्यवर्गीय यथार्थ का अतिक्रमण है। मुझे वो एक अच्छे कवि के रूप में इसलिए पसंद आते हैं कि उस संग्रह में भी वो सिर्फ मध्यवर्गीय यथार्थ नहीं है, वो तो है, लेकिन उसका जो अतिक्रमण हुआ है और जो कविताएं उसमें, पहली ही कविता उसकी जो पहले संग्रह की जो कविता है लेबर कॉलोनी के बच्चे एक दिन बोलेंगे पेड़ की कविता, बिजली सुधारने वाले, और दो जिसे एक कविता की चर्चा की अरुण होता जी ने, एक आदिवासी लड़की की इच्छा पर जो गीत है वो, और प्याज की संरचना वाली कविता की चर्चा, उन्होंने एक और कविता प्याज भी है जिसमें मजदूर के भोजन, उसकी कार्यशैली और उस दोपहर के टिफिन ले जाने की पूरी प्रक्रिया में उसका जीवन कैसा है, उसका पूरा चित्रण एक प्याज के माध्यम से होता है उस कविता में। तो जो पहले महत्वपूर्ण उस संग्रह, वह संग्रह इसलिए मुझे अच्छा लगा कि उसमें वो मध्यवर्गीय यथार्थ का अतिक्रमण है उस संग्रह में। दूसरा संग्रह जब आता है, मैं बहुत संक्षेप में भाग रहा हूं, अगर मैं फिर एक एक संग्रह की व्याख्या में जाऊं तो शायद ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मैं सूत्र कह दूं तो काम चल जाएगा, इसको बाद में कभी लिखेंगे तो हो जाएगा। कि देखिए, यथार्थ की भयावहता को नए ढंग से देखने की कोशिश। 85 में जो संग्रह आता है मिट्टी का चेहरा, उसके पहले 2 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। एक तो पूरे देश में कि प्रधानमंत्री कल
वो शहादत दिवस भी था इंदिरा गांधी का, तो उनकी हत्या हुई और उसकी हत्या के बाद प्रतिहिंसा जो एक व्यापक हिंसा में इस देश में फैल गई थी, और उस हिंसा ने बहुत मिथ तोड़ा। उस हिंसा ने ये भी बताया कि ये तथाकथित सहिष्णु समाज नहीं है हिंदू समाज, ये हिंसक भी है, क्रूर भी है। बाद में उसकी क्रूरताओं की और चीजें बाद में सामने आई, लेकिन उसकी शुरुआत वहां से भी हुई। तो एक तो हो चुका था, और उसी समय राजेश जी तो भोपाल में रहते हैं, और उस संग्रह में एक पूरा खंड भी है भोपाल गैस कांड पर। तो उस गैस कांड ने भी एक बड़ी मानवीय त्रासदी उससे पैदा हुई थी, उस मानवीय त्रासदी से पैदा हुई थी। तो उस तरह से यथार्थ जो इस भयावहता है, इसको देखने के लिए एक अलग तरह की भाषा, एक अलग तरह की फैंटेसी जैसी कविता भी, जैसे मैं उड़ जाऊंगा जैसी कविता, वो क्या है? वो पलायन नहीं है, वो भी प्रतिरोध है। प्रतिरोध को दर्ज करने की एक नई शैली राजेश जोशी ने उस समय उस संग्रह में विकसित की। तो उस दृष्टि से उस संग्रह को हम देखते हैं, और वो एक ऐसा संग्रह है, मतलब जिसमें वो कहते हैं कि समय की खल्लाट खोपड़ी में पल रहा है एक भयानक विचार। तो ये जो बदल रहा है, जो सामाजिक स्थितियां बदल रही है, उसके पीछे जाहिर है कि ये सारे बदलाव जो होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई विचार भी काम करता रहता है, विचारधारा भी काम करती रहती है। तो उसके आंतरिक गतिशीलता को समझने के लिए उस विचार तक पहुंचते हैं कि वो भयावह विचार किस तरह से समय की खल्लाट खोपड़ी में पल रहा है, यहाँ तक वो जाते हैं। तो ये यथार्थ की यह यात्रा आगे बढ़ती है दूसरे संग्रह में। अब जो तीसरा संग्रह है, जो अनिल त्रिपाठी ने ठीक किया, बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है, जो आता है हमारे सामने, नेपथ्य में हंसी। ये 1996 में शायद प्रकाशित हुआ है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज मुझे दिखाई देती है कि इसमें ये पहले कवि हैं जो यथार्थ मतलब हिंदी में एक नई चीज को शुरू करते हैं। वो जो यथार्थ का सिर्फ चित्रण नहीं है, यथार्थ को एक्सप्लोर करते हैं, वो यथार्थ का अन्वेषण है। यथार्थ को अपनी तरह से अन्वेषित करना, ताकि हम उसकी आंतरिक गतिशीलता को, और ताकि उस समय की विडंबनाओं को ही नहीं, और त्रासदियों को भी, और विसंगतियों और विडंबनाओं के साथ साथ समय की त्रासदी को भी हम समझ सके। इसके लिए जरूरी होता है कि यथार्थ का सिर्फ सतही चित्रण न किया जाए, उसका अनुसंधान किया जाए। और ये अनुसंधान दोनों स्तर पर राजेश जोशी में मिलता है। अनुसंधान दो तरह से होते हैं कविता में, अनुभव मूलक भी और ज्ञान मूलक भी। इसमें सिर्फ एक हो तो कविता बहुत अच्छी नहीं बनती, और कई बार उसके गलत हो जाने का भी खतरा होता है। लेकिन ये दोनों चीजें हैं कि ज्ञान मूलक अन्वेषण और अनुभव मूलक अन्वेषण, दोनों अन्वेषण है इनमें, और वो कविताओं में दिखाई देती है। अब जैसे वो कविताओं की चर्चा हो गई, सब अच्छी कविताओं की चर्चा हमारे मित्रों ने की है, बहुत धन्यवाद। तो जैसे एक बंजारन बहू के बच्चे का जन्म, और ये एक अद्भुत कविता है। एक पूरा परिवार कैसे जाता है, और कैसे वो उसके बीच में ही एक बच्चा पैदा होता है। उस तमाम तरह की त्रासदी, तमाम तरह के उसके पास कुछ भी नहीं, संसाधन विहीन चीजों में एक खुशी कैसे पैदा होती है। तो उस जन्म के माध्यम से कई बातें हैं। वो बहुत बड़ी कविता है। अब उसकी भी व्याख्या कभी बाद में करेंगे, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन है उस तरह से। आप देखिए कि यथार्थ के इस एक्सप्लोर में वो नई संवेदनाओं को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई संवेदनाओं का अन्वेषण है। वो नट जैसी कविता में जब वो कहता है कि मैं इस जर्जर रस्सी पर नहीं बाबू, भरोसे की डोर पर चलता हूँ दिन रात। अब भरोसे की डोर पर चलने वाला, तो यहाँ क्या है, इस संवेदना की नहीं पर यहाँ पर एक जो नट की कला, जो कलाबाजी भी जिसको कहा जाता है, तो नट की कलाबाजी का चित्रण नहीं है, उसके भीतर नई संवेदना की अन्वेषण की एक नई कोशिश है, जो कविता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी कविता के लिए तो कम से कम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। और फिर बाकी कविताएं, उसमें बच्चे काम पर जा रहे हैं या मारे जाएंगे जैसी कविताएं, जो लोकप्रिय भी बहुत रही और महत्वपूर्ण है। जाहिर है कि लोकप्रिय इसलिए भी थी कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी चर्चा भी की हमारे मित्रों ने, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। और झूठ जैसी कविता, आदतों के बारे में, और नेपथ्य में हंसी, पाप पुण्य, ये सब, नफरत, हंसी खुशी, इस तरह से मनोभावों को जो उन्होंने लिया है ना, ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। मनोभावों का भी अन्वेषण है, यथार्थ के अन्वेषण के साथ साथ मनोभावों का भी अन्वेषण है कविता में। और ये एक बिल्कुल नई चीज है।
अनुभावों का चित्रण तो हुआ है, उसके पहले भी काफी हुआ है, लेकिन चित्रण और अन्वेषण का जो फर्क है उस पर अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन कभी अगर मौका होगा तो करेंगे तो फिर आएंगे। और उसके बाद उनका एक महत्वपूर्ण संग्रह आता है 2000 में, 2000 तक। अब वो दो पीरियड है, 90 के बाद के दो संग्रह 90 के पहले के हैं और दो संग्रह 90 के बाद में है। जो 90 के बाद जो यथार्थ बदला है और जो बदलाव हुआ है, सोवियत संघ के विघटन और हमारे देश में बाबरी मस्जिद विध्वंस से बढ़ी सांप्रदायिकता, इस पर मैं विस्तार से दो कारणों से नहीं जाऊंगा। एक तो समय का अभाव, दूसरा हमारे मित्र लोग इस पर संकेत दे चुके हैं, पहले बोलने वाले लोग विचार। लेकिन जो उसके बीच में ये इस बदलाव को वो कैसे देखते हैं, इस बदलाव को कैसे देखते हैं, तो सब दो तरह के हैं। एक तो इसमें भी जो पॉपुलर कविताएं हैं अपनी तरह से वो अपनी बात कहती भी है, पीठ की खुजली और या उस पलंबर का नाम जैसी कविताएं, जो बहुत ही सूक्ष्म रूप से, कोई ऐसा स्त्री विमर्श इसमें नहीं है, लेकिन स्त्री के जीवन के महत्व को, एक पारिवारिक जीवन में स्त्री की महत्ता को स्थापित करने के निहायत नए प्रसंगों को ढूंढते हैं। वो उसको सीधे सीधे एक आदर्श की तरह स्थापित नहीं कर देते हैं उसके महत्ता को, बल्कि उन जीवन प्रसंगों को ढूंढते हैं जो ज्यादा विश्वसनीय है और उसके माध्यम से करते हैं। तो इस पर भी आगे बातचीत की जा सकती है। लेकिन जो चीज इसमें है वो है कि घटनाओं को जीवन अनुभव में शामिल करने की जो एक सलाहियत इसमें है, और उसमें सबसे ज्यादा भाषा और कविता को लेकर जो एक संकट आया, जो 2000 के बाद और भी आया, और संग्रहों में और आगे बात करेंगे कि कैसे लगा है। लेकिन एक संकट आने लगता है कि हमारी भाषा और हमारी रचना और हमारी चीजें किस तरह से उसमें कम पड़ रही है, जो हम कहना चाह रहे हैं उसको कहने में। कई कविताओं में पहले भी उन्होंने व्यक्त किया है कि उसको नहीं कह पाते, लेकिन यहाँ वो सबसे ज्यादा आता है कि दो पंक्तियों के बीच जो छूटी हुई चीजें, दो पंक्तियों के बीच छूटने वाली बात पहले भी कही जाती रही है अपनी अपनी तरह से, स्पेस में चीजों के होने की बात होती रही है। लेकिन वो, क्योंकि वो होता ही है, कविता की एक विशेषता यह बहुत बड़ी होती है कि कविता में कवि अपने विचारों को जितना रखता है, अपने अनुभव और विचार को जैसे रखता है, तो वो एक स्पेस भी छोड़ता है जिसमें पाठक अपने अनुभव और विचार को रख सके। तभी कविता से पाठक का रिश्ता बनता है। अगर आप पाठक को अपने अनुभव और विचार से रखने का स्पेस आप नहीं देते हैं तो वो रिश्ता बन नहीं पाता है। तो वो एक इसको लेकर बात होती रही है। लेकिन यहाँ सिर्फ उतना ही नहीं है, यहाँ दो पंक्तियों के बीच की कविता जो है अर्थ का एक नया डायमेंशन देती है, एक नए ढंग से चीजों को उठाती है, और फिर भाषा के एक साथ वो भाषा की कई कविताएं उसमें है। मुझे लगता है कि अधूरी कविताएं और सहायक क्रिया, हमारी भाषा वगैरह जो कविताएं उसमें है वो सब में भाषा का कुछ न कुछ जो संकट है, जो असल में अभिव्यक्ति का संकट है। और अभिव्यक्ति का संकट इसलिए है कि हमारे समय का संकट भी है। तो अभिव्यक्ति के संकट, समय के संकट को भाषा के स्तर पर पहचानने की यह जो एक कोशिश है उस संग्रह में है। और बाकी दो और संग्रह जो इस शताब्दी के हैं उस पर अलग से बात करेंगे, फिर मैं अभी छोड़ता हूँ, उसको बात नहीं करता हूँ। दो चीजें मैंने कही कि एक तो था, तीन बातें जो कही कि क्यों उनकी कविताएं पसंद है। एक तो ये यथार्थ को नए ढंग से एक्सप्लोर करने की जो लगातार निरंतर कोशिश है उसके कारण। दूसरी विचारधारा है जो इसमें अंतर्निहित है जिस पर बात होगी। और तीसरी चीज कला भी है। राजेश जोशी की कविता में मैं ये मानता हूं और कि कला का धर्म है संप्रेषणीयता। संप्रेषणीयता के बगैर कोई कला नहीं होती, सौंदर्य भी नहीं हो। सौंदर्य अगर संप्रेषित नहीं किसी भी तरह से तो वो तो फिर सौंदर्य है कैसे, उसको हम करें माने के। क्योंकि संप्रेषण में ही एप्रिसिएशन है और उसी में वो सौंदर्य व्यक्त होता है। और कला के बारे में बात कही जा सकती है। लेकिन कला, बहुत लोगों में कला का एक कर्मकांडी रूप भी होता है। तो राजेश जोशी के यहाँ कला का कर्मकांडी रूप नहीं है। वो कला बहुत सहज है और संप्रेषित होती है। भाषा के साथ भी यही बात, उनकी भाषा पर बात करते हुए कि मैं कहता हूँ कि वो एक
राजेश जोशी की काव्य भाषा में एक कलात्मक संप्रेषणीयता है, और ये कलात्मक संप्रेषणीयता शब्द जो आया था, तो इसीलिए आ पाया मेरी समझ से जब मैं बात कर रहा था तो। मेरा समय शायद हो गया हो तो बताइए, अगर समय ज़्यादा बोल जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि समय से पहले करूँ, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो बताइएगा। तो अब हाँ अब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ जल्दी से। तो एक ठीक है सर। ये शब्द राजेश जोशी के जो सबसे नया संग्रह है, ज़िद पर बातचीत करते हुए, हम लोगों ने दूरदर्शन पर बातचीत करते हुए मैंने कहा कि इसमें एक कलात्मक संप्रेषणीयता है। तो नागवत जी ने एक बात कही कि अरे ये तो एक नया प्रतिमान बन गया, आपने नया प्रतिमान बनाया, कलात्मक संप्रेषणीयता। तो मैंने ये कहा कि ऐसा होता है कि प्रतिमान आलोचक नहीं बनाते हैं। बड़ा कवि जो लिखता है, उसमें प्रतिमान अंतर्निहित होते हैं और आलोचक सिर्फ़ उसका उद्घाटन करता है, सिर्फ़ उसको उद्घाटित करता है। तो ये राजेश जोशी की कविता की ही ताकत है, जिससे ये प्रतिमान बना है, ये कलात्मक संप्रेषण का ऐसा प्रतिमान। तो ये महत्वपूर्ण है। हालाँकि इनकी भाषा पर और सौंदर्य और शिल्प पर और ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत है 2 संग्रहों के बाद, मैं ज़्यादा विस्तार से। लेकिन फ़िलहाल जो 3 चीज़ें जो मुझे आकर्षित करती रही, जिसके कारण मैंने कह रहा हूँ राजेश जोशी मेरे प्रिय कवि बने रहे, वो यही है। यथार्थ का अनुसंधान नए-नए संदर्भ में संवेदना के स्तर पर और मनोभावों के स्तर पर भी, मनोभावों का अनुसंधान भी है इसमें, के स्तर पर विचारधारा और फिर ये कलात्मकता, जिसमें संप्रेषणीयता अंतर्निहित है। और विचारधारा के बारे में एक बात कह देना चाहूँगा कि 90 के बाद की कविता में राजेश जोशी की जो कविता है, उसमें विचारधारा सबसे बड़ा आदर्श भी है। 2 चीज़ें भी हुई हैं उसके बाद हमारे साथ, विचारधारा के साथ, कि पहले हम लोग विचारधारा में प्रतिबद्धता से ज़्यादा पार्टीबद्धता अंतर्निहित रहती थी। लेकिन अब एक नए समय में विचार को और विचारधारा को नए ढंग से समझने, खोजने, ढूँढने की ज़रूरत रही। और ख़ास करके 90 के बाद की कविताओं में हम देखते हैं, जो नई पीढ़ी आई, नए कवियों में, अच्छी कविता के बावजूद, उनमें एक राजनीतिक उदासी दिखाई देती। एक राजनीति के प्रति एक उदासीनता उन कविताओं में है। ऐसे समय में एक आदर्श कवि की तरह राजेश जोशी हमारे सामने आते हैं, जिनमें एक राजनीतिक चेतना का, जो प्रखर राजनीतिक चेतना का नए समय और नई चुनौतियों के अनुरूप विकास और विस्तार दिखता है। और यह जानना, समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि उदासीनता का एक खतरा होता है। मैं ये बात पहले भी कई संदर्भों में कह चुका हूँ और आज दोहराना चाहूँगा कि राजनीतिक उदासीनता धीरे-धीरे राजनीतिक नासमझी में बदल जाती है। और ये नासमझी में बदलने के इस खतरे से बचने के लिए एक बड़े हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि को आदर्श के रूप में हमें पढ़ना और देखना चाहिए। और ज़ाहिर है कि नागार्जुन की जो राजनीतिक विचारधारा है, नागार्जुन की जो राजनीतिक कविताएँ हैं, या उस पीरियड की या मुक्तिबोध की, जो मुक्तिबोध भी पूरी तरह से राजनीतिक कविताएँ हैं, उनका महत्व तो है। लेकिन बदले हुए समय में अपनी रचनाशीलता को हमें शायद वो उस तरह से अभिप्रेरित नहीं कर पाए, मोटिवेट नहीं कर पाए, क्योंकि वो समय दूसरा था और ये समय अलग है। देखिए, राजेश जोशी एक ऐसे कवि हैं, जो आज के समय में भी हमारे भीतर की राजनीतिक चेतना को कहीं न कहीं से वो अभिप्रेरित और मोटिवेट करते हैं, और इसलिए इनका महत्व बना हुआ है। राजेश जी 75 के होने जा रहे हैं, और एक अच्छी बात है कि 60 पार करते ही कवियों में ठहराव और दोहराव आने लगता है, और ठहराव और दोहराव से बचे हुए हैं, निरंतर आगे बढ़ते हुए लिख रहे हैं। अभी छठा संग्रह 15 में आया था ज़िद, और मुझे लगता है कि शायद अभी एक संग्रह उनका आना था, पता नहीं लॉकडाउन के कारण नहीं आया, या लॉकडाउन में आ भी गया हो तो कुछ पता नहीं चल पाता है, जो समय ऐसा है इस समय। तो वो आएगा और उस इधर की जो कविताएँ हम देख रहे हैं, वो भी सामने दिखाई देगी। तो मैं एक बार फिर से इन्हें बधाई और शुभकामना देने के साथ-साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इनकी रचनाशीलता आज भी युवा बनी हुई है, और आज जब हम लोगों के सामने आए तब भी युवा की तरह दिख रहे थे, तो यह युवापन बना रहे उनमें, 100 वर्षों तक यह युवापन बना रहे, और ये कविता अ, अपनी राजनीतिक और सामाजिक चेतना से न सिर्फ अच्छी कविता लिखी जाए, बल्कि इस चेतना से नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को भी ये मार्गदर्शन मिलता रहे। इसी कामना के साथ मैं उनका एक अभिवादन भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ, और आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।
अरे आवाज नहीं आ रही है, खोलिए इसको, म्यूट है ना, म्यूट तो अनम्यूट कीजिए अपने को। हाँ, आभार सर, थैंक यू सर। हमने ये तय किया था कि इस सत्र के अंतिम 10 मिनट में हम लोग जो कार्यक्रम देख रहे हैं उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब हमारे वरिष्ठ कवि राजेश जोशी जी देंगे, लेकिन हमारे पास कुल जमा एक प्रश्न अभी तक प्राप्त हुआ है। तो हमने ये तय किया है कि लास्ट जो 10 मिनट है हम इसको एक परिचर्चा में तब्दील कर रहे हैं, और जो हमारे वरिष्ठ आलोचक और कवि इसमें शामिल हैं आज वक्ता के तौर पे, उनके माध्यम से कुछ ऐसे प्रश्न उठाए जाए राजेश जोशी जी द्वारा के लिए, जिससे कि 1980 के बाद की कविता की बात हो, या आज समकालीन कविता एकदम नई कविता की बात हो रही है जो एकदम युवा साथी हमारे लिख रहे हैं, और कविता के शिल्प को लेकर या उसके कथ्य को लेकर कुछ बातें उभर सकें। इस तरह के प्रश्न हम चाहेंगे। ये 10 मिनट का समय होगा जिसमें हम सभी लोग शामिल होंगे। मैं सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं ही पूछ लेता हूँ, सामने से आइए तो नहीं आएगा तो पूछिएगा तो क्या मैं ही पूछूं सबसे पहले? हाँ, पूछिए सर, पूछिए। 75 के पास आपने आसपास आपने लिखना शुरू किया, और उस पृष्ठभूमि पर तो हम लोग बाद में बातचीत करें। आवाज जा रही है? हाँ, अभी आई। मेरी अब आई ना? अच्छा, आवाज किसी तरह से घूम घाम कभी तो 75 के बाद से 90 तक की जो कविता है वो तो एक उसमें बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन, बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन एक ग्रैंड डायरेक्शन जो हमारा बना हुआ था वो था, और उस दिशा में आप आगे बढ़ते और काम करते चले जा रहे थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद जब वो टूटता है, और उसके बाद जो समाज बदला हुआ समाज है, और बदले हुए समाज में जो नए कवि आए 90 के बाद जो कवि आए, उनको आप किस रूप में देखते हैं और उनसे अपने संबंध को कैसे जोड़ते हैं? आवाज कट रही है। नहीं गई आवाज? है आवाज कट रही है, बहुत स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, मैं पूछ लेता हूँ। इसके बाद मैं पूछ लेता हूँ, मेरी आवाज मिलती है सर? हाँ, ये बेटर। हाँ, मेरी आवाज मिल रही हो तो मैं पूछ लूं। जो मदन कश्यप जी कहना चाह रहे हैं वो, अच्छा, 75 मदन कश्यप जी जो कहना चाह रहे हैं वो 75 के बाद के जो कवि हैं, जो कविता लिखी गई, और खास तौर से उसके बाद 95 के बीच का समय रहा वो अलग है, लेकिन इधर 90 के बाद की जो कविता आई है, 90 के बाद की कविता का क्या टोन है, कैसे कह रही है, उससे आप किस तरह से देखते हैं 90 के बाद की कविता को? और उसी में एक और चीज की, जब जो विषय था कि 1980 के बाद की हिंदी कविता, तो 1980 के बाद की जो हिंदी कविता है उसमें फिर आप कैसे देख रहे हैं अपने आप को? ये सवाल थे। 90 के बाद जो खासतौर से एक बड़ा ऐसा डिमार्केशन का पॉइंट है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं 90 के आसपास। एक तो सोवियत संघ का विघटन, बाबरी मस्जिद का ढहाना है, ये तो है ही, लेकिन एक पूरी टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, यानी बिल गेट्स का विंडो आया जो 90 में ही ऑपरेटिव होता है, मतलब 85 में आ जाता है पर वो ऑपरेटिव होता है 90s में। तो उसमें एक तरह से पूरे दृश्य को टेक्नोलॉजी ने बदला, और जो महास्वप्न था जिस तरह का क्रांति का, जो सोवियत संघ के क्रांति के बाद बना था, उसका टूटना एक बड़ी घटना तो थी, और उसे कई तरह से लोगों ने लिया, और पूरे विश्व में आप जानते हैं कि उस समय बहुत सारी बातें हुई जिसमें कहा गया कि विचारधारा का अंत हो गया, इतिहास का अंत हो गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। पर उस समय दो लोगों के वक्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो कुंवर नारायण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य था कि कुंवर नारायण ने कहा कि सत्ताएं गिरने से विचारधाराएं समाप्त नहीं होती, विचारधारा का कोई अंत नहीं हो सकता। तो एक तो
कोनारायण का, और दूसरी तरफ ताजूश रोजेविच ने कहा कि सोवियत संघ के विघटन से कोई नई समझदारी पैदा नहीं हुई। ये दोनों वक्तव्य, जबकि ना तो कोनारायण उस तरह से सीधे वामपंथ के प्रवक्ता थे और ना ताजूश रोजेविच उस तरह से पोलैंड के, तो एक तो ये नई समझदारी कोई पैदा नहीं हो रही थी, और जो लोग बहुत ही इस तरह की बातें कर रहे थे उनको ये करारा जवाब था कि सोवियत संघ के विघटन हो जाने से या सोवियत संघ के ढह जाने से या सोवियत संघ में उस सत्ता के गिर जाने से कोई विचारधाराओं के अंत नहीं होते, और ना इतिहास का अंत होता है, न मनुष्य के संघर्षों का अंत होता है। क्योंकि दुनिया भर में संघर्ष चलते रहे, उसके बाद भी बहुत सारी जगहों पर कम्युनिस्टों की गवर्नमेंटें बनी और बहुत सारी आज तक लगातार संघर्ष चल रहे हैं। तो ये दो तरह की समझदारियां जो उस समय बढ़ रही थी, उसे हम को देखना, यानी एक कवि के तरह में देख रहा था कि उस स्थिति में जिसमें एक तरह की उदासी, एक तरह की निराशा भी थी, और दूसरी तरफ एक बहुत खास तरह की वेनेजुएला वगैरह की तरफ अगर आप देखें तो एक तरह की आशा भी थी। तो इस दोनों के द्वैत में कविता को रखने की आवश्यकता थी कि जिसमें हम निराशा से लड़ सकें और उस उम्मीद को बरकरार रखें जो मनुष्य के हमेशा से रही है कि वो बेहतर दुनिया को चाहता है, वो चाहता है कि दुनिया बेहतर बने और मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण। ये सब चाहे बहुत ही नारे लगते हों और बहुत ही लाउड वाक्य लगते हों, पर मैं कहना चाहता हूं कि ये सारे वाक्य ऐसे वाक्य हैं जिन्हें करोड़ों बार बोले जाने के बाद भी बार बार बोला जाता रहेगा। कुछ आवाज आई? आवाज पहुंची भी कि नहीं? स्क्रीन पे सर एक सवाल आ रहा है कमलाकांत यादव जी का। आवाज इतनी कट रही है कि क्लियरली कोई रख दिया जाए तो कोई आवाज अब सही है? अब ठीक आवाज आ रही है? हाँ, अब ठीक है। सुना। ये कमलाकांत यादव जी पूछ रहे हैं कि मुक्तिबोध के बाद हिंदी कविता का केंद्र मध्य प्रदेश बन गया, उससे पूर्व उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े कवि हुए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? हिंदी एक बहुत बड़ी हिंदी की, और ये सोचना कि फला प्रदेश किसी समय में होता है, जैसे अब छायावाद के समय में तीनों बड़े कवि जो थे वो उत्तर प्रदेश के, पर महादेवी की पैदाइश मध्य प्रदेश की थी, तो ये कोई या छायावाद ही मध्य प्रदेश ने दिया जो मुकुटधर पांडे ने, तो इसलिए ये इस तरह से सोचना के केंद्र इस तरह से बन जाते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुक्तिबोध बहुत जगह रहे, मुक्तिबोध खुद बहुत घूमते रहे, वो तो नागपुर में थे और नागपुर से मध्य प्रदेश में आए थे, तो ये सब इस ढंग से सोचने में मजा आता है। ये हम लोग कर सकते हैं और करते रहे हैं कि कहें कि मध्य प्रदेश केंद्र बन गया, फला केंद्र बन गया, तो ऐसा, पर मुझे लगता है कि ये होता नहीं है। एक पूरे हिंदी संसार को देख के, एक भाषा के संसार को देख कर ही चीजों को तय किया जाना चाहिए। आप पश्चिम बंगाल से मकेश्वर रजक पूछ रहे हैं, कविता पानी की आवाज के सही मकेश्वर रजक पश्चिम बंगाल से उनका पूछना है कि आपकी कविता पानी की आवाज के सही निहितार्थ क्या हैं? बाबा मकेश्वर जी पीएचडी कर रहे हैं राजेश जी पर और वो निहितार्थ पूछ रहे हैं कवि से। वो तो शोध कर रहे हैं। सबसे कठिन यही होता है कि कविता लिखने के बाद आप यानी कवि खुद सोचे कि क्या निहितार्थ थे। एक्चुअली उसमें पानी की बहुत सारी आवाजों को देखने की कोशिश है कि
कितनी आवाजें पानी जैसी चीज करती है, और पानी कितनी उम्मीद के साथ यानी पानी पे मैंने कई कविताएं लिखी हैं। एक ये भी है कि पानी किस तरह से नष्ट कर देता है हमारी चीजों को, पानी किस तरह हमारी चीजों को बहा ले जाता है, पर उसके बाद भी पानी जो है उसके बिना तो कोई काम नहीं चलता। मनुष्य के शरीर का भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो पानी है। तो यही कुछ निहितार्थ इस तरह की कविताओं के बहुत सीधे निहितार्थ नहीं होते, बल्कि ये देखना चाहिए कि जीवन में यानी जीवन के जो तत्व माने गए हैं हमारे 5 तत्व, उसमें जल जो है वो एक बहुत ही बड़ा, बल्कि हमारे जो भारतीय दर्शन का एक बड़ा हिस्सा है ऐसा है जो ये मानता है कि जल से ही जीवन पैदा हुआ। हालांकि हम लोग तो जूलॉजी वाले थे, तो हम लोग भी ये अगर बहुत दूर तक जाएं, जैसे अमीबा से किस तरह से जीवन आगे बढ़ा, तो जल की एक बड़ी भूमिका उसमें है। तो ये सब यानी सीधे निहितार्थ नहीं बता रहा मैं, क्योंकि ये संभव भी नहीं मेरे लिए, और अभी कविता भी सामने नहीं, पर मैं सोचता हूँ कि जल एक बहुत ही बड़ा जीवन का एक तत्व रहा है यानी है, और उसके बगैर जीवन नहीं हो सकता। इसलिए उसकी सारे साउंड्स और जल के जो साउंड्स, जो बहुत सारी आवाजें जल की, जैसे वो कहीं टपक रहा है घर में और उसके नीचे आप भगोनी रख दी है, तो किस तरह की आवाज होती है। कितने तरह की एक बहुत ही सुंदर साउंड्स का एक बहुत बड़ा एल्बम हम क्रिएट कर सकते हैं। और किसी का मेरा एक सवाल है सर से, ज्ञान प्रकाश चौबे जी, मेरा एक सर से सवाल है कि राजेश जी शायद चले गए। हाँ, आप आज आ जाएंगे, हो सकता है नेटवर्क की दिक्कत हो। हाँ, तो पूछिए, प्रश्न बोल दीजिए। प्रश्न ये था कि चाहे राजेश जोशी की कविताएं हो या उसके पहले केदारनाथ जी की कविताएं हो, मदन कश्यप जी की कविताएं हो, अनिल त्रिपाठी जी की कविताएं हो, या जितेंद्र या फिर श्री प्रकाश शुक्ल की कविताएं हो, इन तमाम कविताओं में जिस दौर में हम जी रहे हैं, जहाँ की संबंध जो है संपर्क में तब्दील हो रहा है और हमारे रिश्ते नाते एकदम बौने ठिंगने प्रतीत हो रहे हैं, फालतू सा लग रहा है सब कुछ जो है कि हम रुपए पैसे के आधार पर तौल रहे हैं। उस समय ये हमारे समय के तमाम महत्वपूर्ण कवि इंक्लूडिंग राजेश जोशी जी सभी रिश्तों पर ही अधिक महत्व दे रहे हैं। एक समय जबकि रिश्ते हमारे दरकते जा रहे हैं, रिश्ते हमारे बहुत ही बौने ठिंगने होते जा रहे हैं, उस समय कवि रिश्ते की बात कर रहा है, रिश्ते पर जोर दे रहा है। तो इसे हम किस आशय से लें? ये रचना दृष्टि का किस हिसाब से इसे हम मतलब पाठकों के सामने रखें सर? राजेश जोशी जी। मैं पूरा नहीं सुन पाया एक्चुअली, मैं बीच में वो कट गया, मेरा जो कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया, पर अगर कुछ बात रिश्तों को लेके हो रही है कि किस तरह से 90 के बाद सर, 90 के बाद जो है रिश्ते बहुत हमारे वो सघन नहीं रहे, या संबंध जो रिश्तों की जो उष्मा होती है उसमें बदलाव आया है। लेकिन ये सही है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे जो परिवर्तन किए हैं, उसमें एक बड़ा परिवर्तन संबंधों में आ रहा है, पर जब बदलाव होते हैं तो अक्सर हम ये मान लेते हैं कि जैसे वो यानी खत्म हो रहा है या छोटा हो रहा है या सिकुड़ रहा है, पर मुझे लगता है कि इस तरह नहीं देखा जाना चाहिए। संबंधों के बदलाव यानी जब समाज बदलता है, समाज में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो संबंध भी बदलते हैं। जैसे कुछ वर्ष पूर्व तक हमारी पीढ़ी में भी
हम सारे लोग एक दूसरे को पत्र लिखते थे और पत्रों का एक बड़ा भारी यानी महत्व था और लेखकों के पत्रों के बहुत सारे वॉल्यूम्स छपे और हम सबके पास बहुत सारे पत्र होंगे। पर जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आई तो उसने जैसे चिट्ठी को आउट कर दिया। तो इससे ये नहीं माना जाना चाहिए कि जैसे संबंध कोई विच्छेद हो गया। ये ठीक है कि एक जो पत्र का जो मजा था वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ। तो मुझे लगता है कि जो बदलाव आ रहे हैं उसे देखा जाए कि मानवीय संबंधों में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, और उसमें हो सकता है कि कुछ तो हमेशा से नेगेटिव होता है, कुछ हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि संबंध छीज ही रहे हैं। ये जरूर है कि संबंध में अभी ऐसा लगता है कि जैसे मानवीय संबंध में कहीं ना कहीं एक ठंडापन दिखाई देता है, पर इसे अल्टीमेट नहीं माना जा सकता। मुझे लगता है मानवीय संबंध इतनी आसानी से नहीं बिखर सकते। अब जैसे बड़े बड़े आंदोलन इस बीच में हुए, तो अगर मानवीय संबंध बिखर गए होते तो फिर तो ये लगना चाहिए था कि यानी कोई किसी तरीके का आंदोलन, अच्छा जिस तरह से बहुत सारे मजदूर समय पलायन किया, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सड़कों पे आके उनका की मदद कर रहे थे, जिन जो किसी भी उनमें से किसी को भी नहीं पहचानते थे, तो पर वो मदद कर रहे थे। और उसमें कई बड़े लोग थे और कई बहुत ही साधारण लोग थे और कई धार्मिक लोग, जैसे लंगर जो होते हैं इन सिखों के, उनने इतनी मदद की है उन मजदूरों की जो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे थे इस कोरोना काल में। तो इसलिए संबंधों को बहुत तरह से देखना जरूरी होगा। बहुत आसान नहीं होगा संबंधों के मामले में। जब हम बात करेंगे तो उसे देखने के लिए उसके कई शेड्स देखना होंगे। मेरी तरफ से एक प्रश्न है सर, मेरे साथियों के तरफ से, जो एकदम नया लेखन में आए हुए हैं या कविताएं लिख रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि एक वो कौन से तत्व हैं वो शिल्प के आधार पे हों, कथ्य के आधार पे हों, कि जिससे एक आवाज बेहतर कट रही कविता है, जो है जिससे एक बेहतर कविता रची जा सके। आवाज इतनी कट रही है। आवाज आवाज आ रही है? एक्चुअली बीच बीच में कट जाती है आवाज। हाँ, फिर भी बताइए। जी जी, मैं ये कह रहा था कि कविता के वो कौन से शिल्प में वो कौन से और कथ्य में तत्व होने चाहिए जो हम ये ध्यान में रखें और कविता रचते समय जिससे एक बेहतर कविता बन सके। ये मालूम होता तो मैं खुद ही बेहतर कविता लिखता, लेकिन ये बड़ा तो आपसे यानी हर कवि को एक्सप्लोर करना होता है। जो कुछ देर पहले मदन जी कह रहे थे कि हर कवि को अपने रास्ते ढूंढना होते हैं, एक्सप्लोर करना होते हैं कि हम कैसे जीवन को देखें। अगर आपकी निगाह यानी आप बिल्कुल नए कवि हैं तो बहुत सारी चीजों से, यानी सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जीवन को गहराई से देखें, और सिर्फ स्वानुभव ही सब कुछ नहीं होता, परानुभव को देखना होता है। इस तरह अनुभव का जो विस्तार होता है वो जब तक नहीं होगा, सिर्फ स्वानुभव से कविता लिख रहे हैं तो बहुत ही उसका क्षेत्रफल बहुत छोटा हो जाएगा। तो अनुभव को विस्तृत करें, जीवन को देखने की दृष्टि विकसित करें, बहुत जरूरी है। और हमारे समय में तो इतना ज्यादा भ्रम यानी पैदा कर दिया गया है विचार के स्तर पर, तमाम चीजों के स्तर पर। जिस तरह की राजनीति हमारे समय की बन गई है, उसने सबसे ज्यादा करप्ट अगर किसी को किया है तो मध्यवर्ग को करप्ट किया है। और मध्यवर्ग की ये भी एक है कि मध्यवर्ग के एक बड़े तबके के पास अचानक थोड़ा उसकी माली हालत बहुत अच्छी बेहतर हुई है, इसलिए उसमें वैचारिक रूप से बहुत ही ज्यादा स्खलन खींच दी
बनी है। तो मध्य वर्ग को खास तौर से, क्योंकि ज्यादातर कवि या लेखक जो हैं वो मध्य वर्ग से आते हैं, तो उन्हें जो कहा जा रहा था कि अपने वर्ग का, वर्गानुभव का हाँ देखिए ज्ञान भाई, कट करिए फिर देखिए। रुक गए, वीडियो रुक गया। मुझे इसी मोड पे खत्म किया जा सकता है। हाँ हाँ, मैं सभी वरिष्ठ रचनाकारों को आभार व्यक्त करता हूँ। लगता है राजेश जोशी जी चले गए। तो आज के इस आयोजन के लिए उसमें शामिल होने वाले सभी वरिष्ठ रचनाकारों को एवं लाइव कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी श्रोताओं दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और कल हम अपने आयोजन के दूसरे दिन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहले सत्र में आपकी आवाज इको कर रही, सबका माइक। कल के आयोजन में हम लोग शामिल होंगे, जिसमें राजेश जोशी का कहानी पाठ होगा प्रथम सत्र में, और हमारे दो अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार होंगे हमारे साथ। और शाम के सत्र में कहानी के संदर्भों को लेकर एक विमर्शात्मक वक्तव्य होंगे हमारे कई महत्वपूर्ण आलोचकों के। तो आप जरूर उसमें शामिल हों। धन्यवाद।